जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेटियंस। आज भैया क्योंकि एसएसबी पत्रिका आपको फैब के मंथ में कुछ डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली थी, डेली बेसिस पे आ नहीं पाई थी, तो इस वजह से फैब मंथ का पूरा करंट अफेयर एसएसबी के पर्सपेक्टिव से सारे सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और वो भी डेट वाइज रहने वाला है। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जिसकी भी अभी रिसेंट एसएसबी से उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीएनएन वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ पे मेंशन है कि भैया वायलेंस इरप्ट होता है। वायलेंस इरप्ट कहाँ पे होता है? मिनरल रिच डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर रेवेल्स एक कुछ की सिटीज में अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। अब ये एग्जैक्टली है क्या? देखो बॉस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट इज कॉमनली नोन एज डीआरसी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी न्यूज में, ये 1994 से कॉन्टिन्यूसली न्यूज में है, क्योंकि इनकी इथेनिसिटी और यहाँ पर रेवल्स का देखना आपको बार की बार देखने को मिलेगा। एंड ये फेब मंथ में सबसे ज्यादा न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो रेवल्स हैं उन्होंने भैया बहुत कुछ की इंपॉर्टेंट सिटीज को कब्जा कर लिया था। कौन कौन सी वो सिटी थी सब कुछ बताऊंगा, एंड क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब देख सकते हैं कि हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, वो भी देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो रेबल ग्रुप है उनका नाम है M23 रेबल ग्रुप है और ये तुस्तिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तुस्तिस कम्युनिटी के अलावा यहाँ पे हुतू कम्युनिटी भी बिलोंग करती है। हुती कम्युनिटी रावांडा सिटी को बिलोंग करती है एंड वहीं पर रावांडा में ही 1994 में हैवी जेनोसाइड देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि भैया 8 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया था। एक हैवी मैसेकर जेनोसाइड देखने को मिलता है जो कि आज से 30 साल पहले के अराउंड हुआ था। अब होता क्या है कि भैया जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अच्छा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे मिलने वाले हमें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में याद आता है। जैसे आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेंशन्ड है कि भैया मिनरल रिच डीआरसी, मतलब डीआरसी इवन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है भैया, आपको बताइए कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको ओर्स ऑफ मेटल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोबाल्ट हो गया। एंड ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो आपके टेक्नोलॉजिकल चीजों में, मतलब जैसे आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आप जिसमें मेरी वीडियो देख रहे होगे, ऐसे कुछ डिवाइसेस में यूज होता है। इवन आफ्टर डेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा पीछे है। इवन इनके आधे से ज्यादा घरों में अभी तक बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा लोअर फील होता है। तो ये तो हो गया ब्रॉडर कैटेगरी में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि डीआरसी के बीच में क्या लड़ाई है। तो देखो जो बॉस, द मिनरल rich east of the Democratic Republic of Congo has been touched by the conflict for more than 30 years since 1994 रवांडा जेनोसाइड। रवांडा जेनोसाइड होता क्या? अच्छा देखो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप सेकंड स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पे मैंने दो कम्युनिटीज के बारे में मेंशन कर रखा है। कौन कौन सी वो दो कम्युनिटीज है यहाँ पे आप देखने को मिलेगा? तुस्ती कम्युनिटी एंड द हुतू कम्युनिटी। अब जो M23 रेबल ग्रुप है, जिन्होंने अभी जिनके बारे में अभी सारी बातें चल रही है, वो M23 ग्रुप आपके तुस्ती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 1994 में एक हैवी जेनोसाइड हुआ था जिसमें अराउंड 8 लाख पीपल को किल कर दिया गया था, ठीक है। और वो किसके द्वारा किया गया था? वो आपके हुतू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया गया था। अब जो बच गए, जो तुस्ती कम्युनिटी थी, उनको अब रेवेंज लेने की बात है, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट निकल के आता है कि भैया वो रेवेंज ले रहे हैं, इस वजह से वो डीआरसी पे कब्जा करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ और भी एक्सपेक्ट है, दैट इज आपको अगर पता हो तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे भैया एक कीवू करके एक झील है जो आपको देखने को मिलेगी, जो कि अपने रिसोर्सेज के लिए रिच मानी जाती है। यहाँ पे आपको नेचुरल गैसेस, ठीक है, और मतलब जितने भी मैंने आपको मेटल्स वगैरह गिनाए थे, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट एंड जितने भी सारे मेटल्स है वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब जो M23 है, M23 ग्रुप्स करते क्या है? वो एक्जेक्टली डीआरसी से सारे मिनरल्स एंड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वो सारे रवांडा को सप्लाई कर देते हैं। एंड रवांडा इन रिटर्न में उनको क्या देता है? वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है। एंड रवांडा उनको ये बोलता है कि भैया आपके साथ जो हुती कम्युनिटी ने किया था, हुतू कम्युनिटी क्योंकि डीआरसी की रहने वाली है, तो वहां पे आप जाके मतलब रेवल्स वगैरह करो, ऐसा करके, ठीक है। ये लेकिन हिडन चीजें हैं। जब भी आप कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखेंगे रवांडा का, तो रवांडा हमेशा डिनाई करता है कि भैया ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। बट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफर्स और दी जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, उनका कहना यही है कि भैया रवांडा के द्वारा बैक किए जाते हैं आपके M23 ग्रुप्स, ठीक है। अब आगे आर्टिकल्स को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि भैया numerous armed forces have been completed with the central authorities for the power and the control of the potential fortune in the vast nation। अच्छा, जो अभी यहाँ पे भैया सिटी की बात हुई थी कि भैया उन्होंने कौन सी सिटी कब्जा कर ली है, तो भैया ये जो आप गोमा सिटी देख रहे हो ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी है, क्योंकि गोमा सिटी से ही सारी जो कीवू आपकी जो लेक है, वहां से आने या जाने वाला ट्रेड, जो भी पूरा रिसोर्सेज का वहां से लेन देन होता है, वो सिर्फ आपकी गोमा सिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो अब जो M23 रेबल है वो गोमा सिटी तक कैप्चर कर चुके थे। फर्स्ट ऑफ फेब की ये न्यूज है। अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे 15 और 20 फेब के अराउंड, तो आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पे गोमा के पास ही यहाँ पे एक और सिटी थी, वहां पे भी कब्जा कर लेते हैं। हालांकि डीआरसी की अगर आप कैपिटल देखेंगे तो वो किनसासा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा दूर है।
M23 रेबल्स का कहना ये है कि भैया हम इसको भी कैप्चर कर लेंगे, बट ये एज ऑफ नाउ हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों के बीच में आपको अच्छी खासी दूरी देखने को मिलेगी। आगे अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट आफ्टर रैपिड एडवांसमेंट इन द ईस्ट, फाइटर्स फ्रॉम द M23 रेबल ग्रुप हैव कैप्चर्ड अ नंबर ऑफ की सिटीज एंड द टाउन्स। द फर्स्ट मेजर coup was at the end of the January। अच्छा, ये जनवरी अराउंड 28 और 27 और 28 के अराउंड न्यूज देखने को मिलती है कि भैया इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फर्स्ट ऑफ फेब को ही पता पड़ता है कि इन्होंने गोमा सिटी को कैप्चर भी कर लिया है। ठीक है, विद द टेकिंग ऑफ द गोमा। गोमा देखो देखने को मिल रहा है, गोमा अ सिटी इन द नॉर्थ कीबू। कीबू भैया वही लेक का नेम है। ठीक है, कीबू लेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक, क्योंकि यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार देखने को मिलती है। एंड जब कोई आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और इन्फिल्ट्रेटर्स को, या फिर बोल सकते हैं क्योंकि अब M23 अपनी एथेनिसिटी के लिए लड़ रहे हैं, एक वो भी रीजन है। तो आप उनको जो भी बोलना चाहे, रेबल्स बोलना चाहे, इन्फिल्ट्रेटर्स बोलना चाहे, टेररिस्ट बोलना चाहे, तो उनके अकॉर्डिंग वहां पे उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। वही सारे रिसोर्सेज वो रवांडा को देते हैं, रवांडा से बैक में ये सारे हथियार वगैरह परचेज करते हैं। प्रोविंस दैट इज होम टू द मोर देन अ मिलियन पीपल। अच्छा, वहां पे 1 मिलियन से ज्यादा लोग भी रहते हैं। Sitting on a border with Rwanda and the source of the Lake Kivu, Goma is a vital trading and the transport hub। देखो बॉस, जो बात बोली थी भैया आपको तक देखने को मिलती है। गोमा इज अ वाइटल ट्रेडिंग एंड द ट्रांसपोर्ट हब दैट इज विद इन रीच ऑफ द माइनिंग टाउन सप्लाइंग मेटल्स एंड द मिनरल्स इन हाई डिमांड। जो भी हाई डिमांड मेटल्स एंड मिनरल्स होते हैं वो सारे गोमा सिटी से ही जाते हैं, वहां पे सारे मिलते हैं। आगे सेकंड फेब की अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करें तो ये सेकंड फेब के अराउंड आपका बजट की बात होने लगी थी। बजट 2025 के बारे में, 2025 और 2026। तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट एक कंप्लीट वीडियो में सारी चीजें कवर कर दी थी। बट दो मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको बताना जरूरी है। दैट इज जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन आपको बताया गया था, ठीक है, जिसके कारण मतलब जल जीवन मिशन का मेन मोटिव था कि हर घर में टैप वाटर की सप्लाई दी जाएगी। हर घर के पास पानी होना चाहिए, भले ही वो रूरल एरिया से बिलोंग करता हो या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग करता हो। ये मिशन अगस्त 2019 में पीएम मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था विद द एम्बिशन गोल ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने की सुविधा को कायम रखते हुए इस एम्बिशन के साथ जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। बट अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी तक भैया कितने परसेंट पहुंच चुका? तो भैया अभी तक 80% हाउसेस में आपको टैप वाटर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी 20% हाउसेस ऐसे हैं जहां पे आपको टैप वाटर देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से बोला गया है कि भैया इस बजट में मतलब जो 2025-2026 का बजट है उसमें जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और अभी 2028 तक लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स का भी एंगल देखने को मिलेगा। अपोजिशन का कहना यह है कि भैया ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि जल जीवन मिशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं पे बीजेपी का कहना यह है कि भैया हम इन सारी चीजों पे कर रहे हैं वर्क, एंड हमने ये एक्सटेंड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम वाटर को और प्यूरिफाई तरीके से एक लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए, सारे जैसे इरिगेशन को देखते हुए, इन सारी फैसिलिटीज को देखते हुए हम हर घर में पानी पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड भी है। सेकंड कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम थी? तो सेकंड स्कीम आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, डेट इज उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम जो कि बोलता है कि हर जो आम नागरिक है वो उड़े, है ना, हवा में उड़े। तो उसके लिए देखा गया होगा कि भैया जो आपकी जो फ्लाइट्स वगैरह है उनकी टिकट्स आप देख सकते हो कि एज ऑफ नाउ मतलब अगर डाटा देखो तो रिलेटेड शायद मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि अकॉर्डिंग टू द डाटास जो अभी है रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे भाई मिडिल क्लास पीपल के लोग आपको फ्लाइट्स में आज के टाइम पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। सो उड़ान स्कीम का बोला गया कि भैया एक्सटेंड किया जाएगा इसको 10 सालों के लिए, 120 मोर डेस्टिनेशंस एंड द 40 मिलियन फ्लायर्स टू बी बेनिफिट। ठीक है, सो 40 मिलियन फ्लायर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। 10 साल तक के लिए इसको दोबारा से एक्सटेंड किया जाएगा। 120 नए डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। इसी के साथ अगर उड़ान स्कीम के बारे में और ज्यादा देखें तो उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है भैया, ये बोलना है जीडी में उड़े देश का आम नागरिक, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जीडी में कोई ना कोई पॉइंट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ान स्कीम फॉर द कंसिस्टिंग ऑफ द 120 डेस्टिनेशंस एंड 40 मिलियन एडिशनल फ्लायर्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट। द उड़ान स्कीम हैज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2016। आपकी कब स्टार्ट हुई थी? तो भैया अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुई थी। टू गेट मोर पीपल फ्लाइंग इन वॉट इज ऑलरेडी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, क्योंकि भैया इंडिया का जो अभी फ्लाइंग मार्केट है मतलब एविएशन मार्केट है, ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट कैप्स एयर फेयर्स एंड ऑफर्स incentives including subsidies to attract air flyer to fly less traveled
ट्रांसवर्स रूट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाए। सीधी सी बात बोलो तो आम नागरिक को प्रमोट किया जा रहा है कि भैया वो फ्लायर्स में मतलब फ्लाइट्स वगैरह लेके आगे जाए, ठीक है, उसका भी एक बार मजा ले, है ना। आगे देखो, अच्छा ये जो भैया बजट वाली वीडियो है अराउंड 1.5 घंटे के अराउंड भी है, तो लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट पता पड़ जाएगा कि भैया कौन कौन से जो पॉइंट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के पर्सपेक्टिव से आपको एमएसएमई, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। तो मैंने मतलब बहुत कुछ बताया, यू कैन एक्सप्लोर दिस वीडियो ऑल्सो। बात करते हैं सेकंड और फेब के बारे में, तो कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है एटलीस्ट 18 ट्रूप्स 23 टेररिस्ट किल्ड इन द पाकिस्तान बलोचिस्तान। अब क्योंकि पाकिस्तान बीइंग हमारा नेबरिंग कंट्री, तो हमें पता रहना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान में गिलगिट बलोचिस्तान वाला एरिया है, पीओके वाला एरिया है। नीचे को आ जाओगे तो भैया जो सिंध प्रोविंस वाला एरिया है, उसके बाद जो बलूचिस्तान वाला एरिया आता है, जो कि एक बड़ा एरिया आता है। ये मतलब एरिया वाइज काफी बड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है। आप देखोगे तो सिंध प्रोविंस में ज्यादा है, बलूचिस्तान वाले एरिया में कम है। तो वो क्यों कम है एंड क्यों यहाँ पे इतने सारे लेवल्स देखने को मिलते हैं, इससे रिलेटेड जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सीपैक दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी देखने को मिलेगा। आपको हमेशा न्यूज देखने को मिल जाती है कि भैया चाइना के जितने भी वर्कर्स वगैरह थे उनको बलूचिस्तान आर्मी ने मार दिया। तो ऐसा क्यों है, तो मैंने वो इस वाली वीडियो में कवर करा रखा है, आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बस आ जाओ थर्ड फैब की बात करते हो। तो थर्ड फैब में आपका एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश हुआ था इन द हिंदू एक्सप्रेस, जहां पे बोला गया था कि भैया वेरियस चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड विद द एआई ड्राइवन जेनेटिक टेस्ट। अब भैया ये क्या चीज है, देखो एआई आपका जो जेनेटिक ड्राइव टेस्ट है वो क्या होता है बेसिकली। आप एक पेशेंट हो, सपोज करो एक पेशेंट हो, फेनोटाइप हो, ठीक है। आपकी जो भी हिस्ट्री रहेगी, आपकी हिस्ट्री मतलब आप जैसे जो भी दवा वगैरह लेते हो, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसे जीन एक्सप्रेशन करते हो, इमेजिनेशन क्या है, जेनोमिक क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके बारे में, आप डेली लाइफ स्टाइल कैसी, आप किन लोगों से मिलते हो, आप क्या सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करते हो, आपका डोपामिन का लेवल कब बढ़ता है, कब घटता है ना, कौन सा हार्मोन कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, आप किससे कैसे बात करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके जीन्स कैसे बात कर रहे हैं, आपके आरएनए के सीक्वेंस कैसे बात कर रहे हैं, है ना। क्लास 12 जिसने पढ़ रखी है बायोमोलिक्यूल, पता है कौन कौन सी प्रोटीन्स वगैरह होती है ना। और ये हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब कुछ बताते हैं क्लास 12 में। तो भैया उस तरीके से वो सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करते हुए, उसके बाद आपके लिए एक हाई डायमेंशनल डाटा सेट बनाया जाता है। मतलब आपके लिए स्पेसिफाइड एक डाटा सेट बनाया जाएगा कि भैया इस व्यक्ति से जब कभी ये व्यक्ति मिलता है तो ऐसा कुछ होता है, अगर ये कंडीशन आती है तो भैया इनका ये हार्मोन ऊपर होते हैं, ये हार्मोन नीचे होते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट आपका जो एआई के द्वारा क्रिएट किया जाएगा या फिर उसको प्रॉम्प्ट देते हुए क्रिएट किया जाएगा, वो फिर आपका एक लर्निंग टूल में डाल दिया जाएगा। मतलब इसी टूल से फिर दूसरी मशीन लर्न करेगी कि भैया इन पेशेंट्स को हमें कैसे देखना है, ठीक है, मतलब किस तरीके से इन पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना है। एंड उस लर्निंग मेथड को दोबारा से एनालाइज किया जाएगा, उसको विजुअलाइज किया जाएगा, एंड फिर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि आगे आने वाले टाइम में आपकी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एआई के द्वारा ही, मतलब मशीनों के द्वारा ही आप उसको ट्रेन कर सकते हो। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अराउंड 15 डेज 20 डेज। उसमें वो समझेगा कि भैया इस व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसा सिचुएशंस में ये ऐसा ऐसे रिएक्ट करता है। लेटर ऑन क्या होगा, एआई ड्राइवन तरीके से ही आपके लिए एक जेनेटिकली एक ऐसी मेडिसिन बनाई जाएगी जो आपके जीन्स पे ही निर्भर करती होगी, है ना। आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कोई जेनेटिक सिंड्रोम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें आपके ही जीन के अकॉर्डिंग आपके लिए ही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को प्रिक्योर किया जाएगा। तो भैया ये यूज कहाँ करना है, ये यूज करना है आपको जब आप एआई की बात करते हो, है ना। आप बोलते हो कि भैया ग्लोबल वॉरफेयर में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, उस टाइम पे आप ये पॉइंट को यूज करने वाले हो, ठीक है। एंड अगर कभी हेल्थ सेक्टर से कोई भी रिलेटेड आपको जीडी वगैरह देखने को मिलता है तो भैया ये रामबाड़ होने वाला है, रामबाड़। जब बोलते हैं ना कि हेल्थ सेक्टर में एआई का क्या इंटीग्रेशन है, अगर आपको 2022 या 23 की अगर न्यूज याद हो तो भैया एम्स के आपको अगर याद हो तो भैया एम्स के कंप्लीट डाटा चोरी कर लिए गए थे, है ना। और बताया जाता है कि भैया वो चाइना की कॉन्स्पिरेंसी थी। अब अभी उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा सच फैक्चुअल डाटा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ सच कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बोला गया था कि चाइना ने ये सब कुछ किया है। तो ऐसे जीडी पॉइंट्स में आपको ये पॉइंट यूज करने हैं। ये देख सकते हैं आप एसएससी पत्रिका थर्ड फैब का ये कंप्लीट आर्टिकल है। आगे बात करते हैं। थर्ड फैब में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिली थी, डेट इज भैया रूबियो डिमांड्स पनामा रिड्यूस चाइना इन्फ्लुएंस ओवर दी कैनाल, ठीक है। अब भैया एग्जैक्टली है क्या, देखो पनामा एक कंट्री है, पनामा एक कंट्री है, उसके पास से कैनाल जाती है जिसका नाम क्यों होगा, पनामा कैनाल होगा, क्योंकि पनामा के पास से जाती है, ओके। अब आपका जो यूएसए है, यूएसए ने देखा कि भैया अगर हमें कोई भी चीज लेके आनी होती है, अगर हमें इस वाले एरिया से मतलब ईस्टर्न एरिया से अगर वेस्टर्न एरिया की तरफ पहुंचाना है, तो एक रूट तो ये है कि भैया आप इस
रूट के द्वारा पहुंचाओ, है ना, मतलब अपनी कंट्री के अंदर ही इनबिल्ट करो आप रूट्स। सेकंड वन क्या है कि अगर आपको वाटर वे के थ्रू गुजरना है तो वाटर वे के थ्रू जाने के लिए आपको कंप्लीट साउथ अमेरिका को क्रॉस करके जाना होता है। अच्छा भैया ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता क्या है ना, यूएसए एक आर्टिफिशियल, मतलब ऐसी कोई कैनाल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, इन्होंने भैया खुद खुदाई करते हुए एक कैनाल का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया पनामा कैनाल, क्योंकि वो पनामा कंट्री के पास थी। ठीक है भैया, तो ये पूरी कंप्लीट कैनाल बनाई जाती है यहाँ से, जो कि पनामा कैनाल थी। अच्छा, अब ये जो इतना बड़ा रूट था उसको रिड्यूस करते हुए सिर्फ इतना हो गया, क्योंकि अब इनको यूएसए, ऊपर आप देखेंगे तो कनाडा, नीचे मैक्सिको, मतलब मैक्सिको के पास से ही यहाँ से जाना होता है। अच्छा, मैक्सिको से याद आया कि भैया ये जो गल्फ है, इस गल्फ का नाम कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको हुआ करता था, बट ये अभी के टाइम पे गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सो आप इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि भैया ये आपको कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो इसको GOA बोला जाता है, गल्फ ऑफ अमेरिका। आगे, तो हम जब पनामा कैनाल की बात कर रहे थे तो भैया इनका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हुआ, लेकिन होता क्या है, बाय द टाइम ये यूएसए वाले इन्हीं को दे देते हैं, पनामा को ही दे देते हैं कि भैया क्योंकि आपके पास ये कैनाल है तो आप ही इसकी सोवरेनिटी को रख लीजिए। ये ट्रीटी जो साइन होना स्टार्ट होती है, मतलब इस बारे में जो बात होती है वो 1979 से स्टार्ट होती है, एंड बाय द टाइम धीरे धीरे बात इतनी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती है कि स्टार्ट अ हैंडओवर प्रोसेस दैट शो पनामा टेक फुल कंट्रोल इन द कनाल इन द 1999 में इसको पूरी कंट्रोल मिल जाती है। अब लेकिन भैया ये वापस क्यों ले रहे हैं, अब वापस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन दैट कैनाल। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन है कि भैया इनको चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है ऑन दैट कैनाल। आगे बात करें तो वी कुडंट क्रॉस इनटू द कनाल जोन without being arrested if we didn't follow all the American rules the minutes you stepped across that border you will be in the United States, Maria said। ठीक है, मारी said। देखो एग्जैक्टली है क्या, अब यूएसए का कहना यह है कि भैया यूएसए ने ये पनामा बनाई थी, अगर आप पनामा कैनाल पे कुछ भी करते हो इसका मतलब आप यूएस टेरिटरी पे कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है, सीधा ये इन्फिल्ट्रेट, मतलब आपने अगर जैसे यूएसए की टेरिटरी पे आप जाकर अगर कुछ भी करोगे, जैसे यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी की बात की जा रही है ना कि चाइना इसका मिसयूज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइना यूएसए की टेरिटरी का मिसयूज कर रहा है, इस वजह से जो भी चीजें होंगी वो बहुत खतरनाक तरीके से देखी जाएंगी। एंड अगर अभी के कुछ आर्टिकल्स की बात करूं जो आज, क्योंकि 6 मार्च है एंड कल के ही कुछ आर्टिकल है 5 मार्च, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया कि भैया हम ग्रीनलैंड और पनामा तो ले ही लेंगे ऐसे या वैसे। ठीक है, आगे देखो इससे रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कुछ पोस्टर्स हैं। आगे बात करें 4 फेब के कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल प्रोवाइडेड है, जहाँ पे बोला गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम हमारा बजट रिप्रेजेंट हुआ था, है ना, बजट क्योंकि रिप्रेजेंट हुआ था तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बोली गई थी। अच्छा, यहाँ पे पीएम मोदी का बोलना ये था कि भैया आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि विकसित भारत का एक जो विजन है जो कि 2047 तक रखा है हमने कि भैया 2047 तक हम विकसित भारत को बना लेंगे, है ना, 2047 तक, तो उसको आगे प्रमोट किया जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ जॉब्स रिक्वायर्ड है, उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया था जो आपके जीडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो भैया कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी, तो सबसे पहली कैटेगरी थी क्लाइमेट रिसाइलेंस जॉब्स, मतलब ऐसी जॉब्स जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस को पहचानती हो, उन चैलेंजेस को पहचानते हुए आगे कैसे बढ़ना है, अपनी कंट्री को कैसे ग्रो कराना है, वो चीजें वो समझती हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे था कि भैया क्लाइमेट चेंज इज एन अर्जेंट एंड द एस्केलेशन कंसर्न्स इन 2019 इंडिया रैंक्ड एट द 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द क्लाइमेट चेंज। 2019 में इंडिया को 7th रैंक मिली थी मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन दी बाय द क्लाइमेट चेंज। एंड भैया थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है, जो भैया द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो आपको एग्रीकल्चर में लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लिवलीहुड नेसेसिटीज, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन रूरल एंड अर्बन अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। मतलब सबसे पहले तो देखो टेम्परेचर, मतलब जैसे कभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है तो भैया टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से आपकी एग्रीकल्चर खराब होती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आप अगर 4 घंटे काम कर सकते हो तो आप कड़ी धूप में 2 घंटे ही काम कर पाओगे। ठीक है, एंड जो रहने का तरीका है वो भी काफी कुछ अफेक्ट होता है, और इन सब चीजों को रोकने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जो उसको चीजों को अडेप्ट करने के लिए जो चीजें और लानी पड़ती हैं, जो नई स्ट्रेटेजीज को लाना पड़ता है, तो उसके वजह से और खर्चा होता है। तो पीएम मोदी साहब का कहना यह है कि भैया जो आगे आने वाली जॉब है वो इस तरीके से डिजाइन हो, मतलब आप उस जॉब में जाओ, जैसे कि आप क्या करो, आप एग्रीकल्चर में इस तरीके से जाओ कि भैया जो आगे आने वाला टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके बेसिस को देखते हुए हम एग्रीकल्चर को कैसे कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर तो क्योंकि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट एग्रीकल्चर भी तो हमको उगाना ही उगाना है ना, क्योंकि इस पर तो हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है काफी हद तक, तो वो चीजें भी उसको मद्देनजर रखते हुए भी। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी की जॉब बोली गई थी डेट इज एआई ड्राइवन जॉब्स। ठीक है, एआई रिसाइलेंट जॉब्स, कि भैया एआई रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एआई की बात की गई तो आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगा। डेट इज सबसे पहला तो भैया हेल्थ सेक्टर में एआई का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है। आप देख रहे हो कि भैया आप जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह है वो भी डिजिटलाइज की जा रही है। ठीक है,
सेकेंड दैट इज डिफेंस। डिफेंस में आपको एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा एआई का। एंड और जितने भी सेक्टर है यार, आप कोई भी सेक्टर ले लो, हर जगह आपको एआई की इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे जो थर्ड है दैट इज एस्पिरेशन सेंट्रिक जॉब्स। अच्छा भैया ये क्या है? अगर आपने बजट को थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व किया हो, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टर्म बोला था दैट इज एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई, जहां पे आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हो, आप नए बिजनेसेस खड़े करने की बात करते हो, ठीक है। यहीं पे आप अच्छा अगर लेके चलो तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो इसमें कहता है एस्पिरेशन सेंट्रिक जॉब्स का। एस्पिरेशन सेंट्रिक जॉब्स का मतलब ये है कि भैया जो आप ट्रेडिशनल जॉब्स अभी तक करके आ रहे थे कि ये एग्जाम निकालना है, ये करना है, वो करना है, इन चीजों को छोड़कर थोड़ा आप उस तरफ भी देखें जहां पे एंटरप्रेन्योर्स अभी जा रहे हैं, जहां पे डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, जैसे स्टॉक्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन चीजों में आगे बढ़ रहा है। तो उनसे आप एस्पिरेशंस लें जो अभी उन फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब, है ना, मतलब काफी अच्छी जॉब है एज ऑफ नाउ। हालांकि मतलब अभी तो वही कुछ नहीं। तो एस्पिरेशन जॉब्स को भी वो मतलब ऐसी जॉब्स को आप ना एस्पिरेशंस बनाएं। तो पीएम मोदी का ये भी यूथ को एक ये बोल सकते हैं कि एक मैसेज था। आगे 5th ऑफ फेब के अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो यूएस एग्जिट कर देता है फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जिट कर देते हैं फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ। अच्छा ये भैया ऑफिशियली न्यूज है क्या? बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज है, ये डब्ल्यूएचओ से एग्जिट कर देंगे। बट क्या अभी कर लिया? ऐसा नहीं है। देखो 20th ऑफ जैन को इन्होंने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने उसी दिन बोला कि भैया हम इसको लीव कर देंगे, 22 को ये कंप्लीट सारी चीजें हो जाती हैं। अब क्योंकि डब्ल्यूएचओ के कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अगर कभी भी डब्ल्यूएचओ छोड़ना है तो आपको एक साल पहले बताना होता है। अब क्योंकि इन्हें 22 ऑफ जैन को बताया कि हम डब्ल्यूएचओ छोड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये अगली साल मतलब 2026 में इसी तारीख के अराउंड मतलब 21 या 22 को छोड़ पाएंगे डब्ल्यूएचओ। मतलब इवन एज ऑफ नॉट डब्ल्यूएचओ का यूएसए एक फुल फ्लेज मेंबर है, लेकिन इन्होंने क्योंकि छोड़ने की बात करती है एंड एक साल का वो टेन्योर पीरियड होता है, तो वो एक साल का टेन्योर पीरियड करने के बाद मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कि 4 साल रहने वाले हैं प्रेसिडेंट, उसमें से वो 3 साल डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं रहेंगे और एक साल उनको रहना पड़ेगा, ठीक है। अ चांस टू द रीसेप ग्लोबल हेल्थ। अच्छा यहाँ से ग्लोबल हेल्थ की रीशेप देखने को मिल रही है। अब मुद्दा ये खड़ा होता है कि भैया डब्ल्यूएचओ से यूएसए ने हाथ क्यों पीछे किया? उससे रिलेटेड एक कंप्लीट एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, एडिटर ऑफ द डे में जो हमने डाला था, ठीक है। होप सो काफी लोगों ने पढ़ा हो। क्यों हुआ था? क्योंकि भैया डब्ल्यूएचओ को पपेट बोला गया था। किसका? चाइना का। किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा। ट्रंप का कहना यह है कि भैया जो आपका डब्ल्यूएचओ है वो एक पपेट बन चुका है चाइना का। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो चाइना भैया, चाइना एक, आप चाइना का अगर कोविड-19 का पूरा देखें तो ये चाइना ने के वहां से ही निकला था। मतलब बोला ही जाता है कोविड-19 इन्हीं के यहाँ से निकला था, इन्हीं के यहाँ से भी एक और वायरस निकल रहा है, ठीक है। आफ्टर आफ्टर मतलब ये सारी बातें होने के बाद भी आप देखें तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कोई भी बड़े रेस्ट्रिक्शंस नहीं लिए अगेंस्ट दी चाइना, और इसके खिलाफ जो कोई कार्रवाई वगैरह भी होनी थी वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि भैया चाइना को मतलब जो आपका डब्ल्यूएचओ है उसकी जो सबसे बड़ी फंडिंग आती है वो यूएसए से ही आती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ लिस्ट कर रखे हैं मैंने, कुछ क्या क्या रीजन थे। सबसे पहले देखो एक्विजिशन ऑफ द प्रो चाइना बाइस, मतलब आपको यहाँ पे बाइस्ड सिस्टम देखने को मिलता है। बाइस सिस्टम मतलब एक तरफा सिस्टम है ना, आप बाइस कर रहे हो, ठीक है। बाइस कर रहे हो मतलब आप भैया चाइना को ज्यादा सपोर्ट करते हो। आपने देखा कि चाइना ने पूरा कोविड-19 वगैरह वगैरह सब फैलाया, लेकिन आपने उसके खिलाफ फिर भी कोई एक्शंस वगैरह नहीं लिया, तो इस वजह से हम छोड़ रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका भैया फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो हम पैसा देते हैं, सबसे ज्यादा पैसा देता है कौन? यूएसए देता है। एंड उसके बाद कौन देता है? उसके बाद देता है आपका चाइना, ठीक है। एंड यूएसए अराउंड 15% देता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेंशन भी होगा द यूएसए वाज द बिगेस्ट फंडर ऑफ द डब्ल्यूएचओ प्रोवाइडिंग अराउंड 15% ऑफ द डब्ल्यूएचओ टोटल बजट, ऑलमोस्ट 400 से 500 मिलियन डॉलर पर ईयर, ठीक है। ट्रंप क्या बिलीव करते हैं? ट्रंप बिलीव्स दैट द यूएसए इज पेइंग टू मच मनी व्हाइल अदर कंट्रीज लाइक चाइना आर पेइंग लेस बट कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे चाइना जैसी कंट्रीज कम रुपए देती हैं लेकिन तब भी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कंट्रोल कर रही है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया इन्होंने, जबकि कोविड-19 जैसा बड़ा कांड भी कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो कि ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है लास्ट वाले पॉइंट से ही कि भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो इस वजह से भी उन्होंने छोड़ दिया। एंड पैंडेमिक ट्रीटी कंट्रोवर्सी। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भैया ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। सो बेसिकली पीटीसी, जिसको शॉर्ट में पैंडेमिक मतलब इसका जो एब्रिविएशन है इट इज पैंडेमिक ट्रीटी कंट्रोवर्सी। अभी ये मतलब ये ट्रीटी कंट्रोवर्सी है, ये कहती क्या है? ये आपकी 2024 एंड 2025 में ही प्रेजेंट की गई है, ठीक है। अभी देखा आपने कि भैया कोविड जैसे इश्यूज आपको देखने को मिले, सारे इश्यूज देखने को मिले। अब उसके बाद डब्ल्यूएचओ का कहना ये है कि भैया आप हमें पावर दो। आप हमें क्या पावर दो? आप हमें ये पावर दो कि हम किसी भी कंट्री के अंदर जाके ये सारी चीजों को पुख्ता नजर से देख पाए, किस कंट्री को कब कितनी वैक्सीनेशन देनी है, किस कंट्री को कब नहीं देनी है,
ये सारी चीजें हमारे अंडर में होना चाहिए। इस ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई है। इस ट्रीटी के अंदर जो 3 मेन जो पोस्टुलेट्स आप उनको पढ़ सकते हैं, दैट इज कंट्रोल वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली। वैक्सीन पूरी ग्लोबली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस कंट्री को जाना चाहिए, किस कंट्री को नहीं जाना चाहिए, कितनी जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, सब कुछ इनके हाथ में रहेगा। सेकंड, फोर्स लॉकडाउन। लॉकडाउन को ये फोर्स कर सकते हैं इन कंट्रीज ड्यूरिंग फ्यूचर पेंडेमिक्स। कभी भी अगर फ्यूचर पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस होंगी तो अगर उन्होंने बोला लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। थर्ड क्या है, मॉनिटर पीपल्स हेल्थ डिजिटली, हेल्थ आईडी सिस्टम्स। ठीक है, तो जो भी पर्सन जो कि ऑब्वियसली ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन, ठीक है, उन सबके पास उनके हेल्थ आईडी कार्ड्स होते हैं जो कि डिजिटलाइज होते हैं, एक कंप्लीट नंबर होता है जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, तो उसको भैया कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं। अब ट्रम्प साहब का कहना ये है कि अगर आप ऐसा सब करोगे तो जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी रहती है, जो उसकी कंप्लीट फ्रीडम रहती है, वो सारी कॉम्प्रोमाइज होगी। इस वजह से भी हम डब्ल्यूएचओ छोड़ रहे हैं। अब भैया इसके आगे क्या होगा, आगे कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनेगी या नहीं बनेगी? तो अभी कुछ जो पॉलिटिकल थिंकर्स का मानना ये है कि भैया डब्ल्यूएचओ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसमें 15% की फंडिंग बस कम ही है, बाकी 85% तो अभी भी है ना। एंड क्योंकि डब्ल्यूएचओ के पास मल्टीपल कंट्रीज भी है, लेकिन यूएसए अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करेगा जो कि हेल्थ रिलेटेड होगा, जो कि डब्ल्यूएचओ के वर्सेस में होगा, मतलब उसके बराबर ही होगा, क्योंकि इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा होगा। एंड इवेंचुअली अगर वो अच्छा काम करता है तो और कंट्रीज भी उसके साथ आके सपोर्ट कर लेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट का ये आर्टिकल, जहां पे बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप वांट्स द यूएस टू टेक ओवर गाजा एंड दे रिलोकेट मिलियंस ऑफ पैलेस्टीन्स, इज दिस लीगल? अब ये लीगल क्या बात कर रही है? देखो, अभी आपको पता होगा कि गाजा वाला कंप्लीट इशू देखने को मिल रहा था, गाजा के बाद फिर सीज फायर हुआ, फिर दोबारा से लड़ाई हुई, है ना, फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम भैया आपके नहीं दे रहे हॉस्टेज वगैरह, फिर दोबारा से उनको हॉस्टेज देने पड़े। ट्रंप साहब का सीधा सा बात यह है कि भैया गाजा तो मैं लेके रहूंगा चाहे जैसे लेना पड़े। ठीक है, कंप्लीट एंड कंप्लीट सपोर्ट है टू द इजराइल। ठीक है, नेतन्याहू साहब के पास कंप्लीट सपोर्ट है टू द यूएसए एंड ग्रेटर इजराइल, आगे बनेगा भी। अच्छा, अगर आपको एक सेशन याद हो, जब हमने इसके पहले ही जो सेशन किया था वो काफी अच्छा सेशन था। ठीक है, मतलब काफी लोगों ने उसका काफी अच्छा फीडबैक दिया है, तो उसमें भी मैंने बताया है कि 3 कंट्रीज जो कि ग्रेटर बनना चाहती हैं वो क्या क्या चीजें हैं। आगे देखो, ट्रम्प साहब ने उस टाइम बोला है कि ये गाजा तो हम लेके ही रहेंगे। अच्छा, गाजा का क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारा मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है इन द गाजा पट्टी। ठीक है, दैट इज गाजा स्ट्रिप, वहां पे आपको मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, क्योंकि वहां पे लड़ाई हो रही थी हमास वर्सेस इजराइल के बारे में। अब वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुका है, वहां पे पैलेस्टीन्स है, तो अब जो आपके ट्रम्प साहब है उनका कहना ये है कि भैया पैलेस्टीन्स को सबसे पहले वहां से भगाओ, पूरी जगह खाली करो, उसके बाद जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट खर्च होगा, मतलब जो भी मैं पैसा लगाऊंगा, वहां से मैं एक गाजा स्ट्रिप को एक बड़ी, मतलब बोल सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी सिटी के तौर पे निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है, वहां पे हर फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल होगा, और फिर वहां पे बड़े बड़े मिलियनर लोग आके रहेंगे, उसको एज अ टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। ये गाजा साहब का, मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसी सेम आर्टिकल देख सकते हैं। ट्रम्प ट्रम्प प्रपोज परमानेंटली डिस्प्लेसिंग पैलेस्टीन ऑन यूएस कैन टेक ओवर गाजा। ठीक है, एंड जब इससे रिलेटेड कुछ मैंने बताया ना कि आपको जब मतलब इससे रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं, मल्टीपल कंट्रीज बोली जो कि इसको सपोर्ट करती हैं कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यूएसए का सीधा सा स्टांस था कि हम तो भैया लेके ही रहेंगे, पैलेस्टीन्स को वहां से भागना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसमें भी क्या लिखा है कि परमानेंटली डिस्प्लेस कर दो पैलेस्टीन्स को। ठीक है, सो यूएसए कैन टेक ओवर गाजा, यूएसए क्या कर लेगा, गाजा अब ले लेगा। अब 7 फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जहाँ पे यार एक नेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट थी बहुत, इसको कवरेज देखने को मिला, डेट इज द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का। आप ये कंप्लीट आर्टिकल देख सकते हैं, जहाँ पे देखने को मिला था कि आईएएफ का हमारा एक मिराज 2000 क्या है भैया, एक फाइटर जेट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं। अब क्योंकि फाइटर जेट के बारे में बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियसली यहाँ पे एरो इंडिया 2025 भी चल रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी अभी आर्टिकल्स लाया हूँ, तो वो भी कवर करेंगे। सो आईएएफ मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश देखने को मिलता है, हालांकि दोनों पायलट सेफ रहते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के पास देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी वैसे ही फाइटर जेट्स की बहुत ज्यादा कमी है। फाइटर जेट्स की कमी होने के कारण ही अभी हमको देखने को मिला था कि आपके जो एयर चीफ मार्शल साहब हैं, ठीक है, एयर चीफ मार्शल सर एपी सिंह सर है ना उनका नाम, अमरप्रीत सिंह सर, तो उनकी एक जो लीक्ड फुटेज थी वो भी आ गई थी कि भैया उनका एचएएल के ऊपर कम ट्रस्ट है ना, एचएएल उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसके बाद ही एचएएल का कहना ये है कि भैया 2025 और 2026 के लास्ट तक ही हम आपको तेजस का जो
LCA Mark 2 वेरिएंट है वो बना के देंगे। 2027 तक हम आपको M का दैट इज 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसका एक प्रोटोटाइप बना के दे देंगे। अच्छा, ऐसी बातें निकल के आ रही है, अब देखना ही होगा कि ऐसा होता है या फिर नहीं, है ना। आगे देखो, आगे इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें मेंशन थी, जो कि मिराज है 2000 एयरक्राफ्ट है IAF का, क्रैश करता है शिवपुरी के पास, शिवपुरी जो कि ग्वालियर के पास देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के पास, ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रेनिंग शॉर्टी डे। क्या चल रही थी भैया, डेली रूटीन जैसी होती है ना, शॉर्टीज क्या होती है, जब भी आप कभी एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करते हो अपनी ट्रेनिंग के दौरान तो उसको शॉर्टीज बोला जाता है। आफ्टर इनकाउंटरिंग अ सिस्टम ऑफ माल फंक्शनिंग, एक माल फंक्शनिंग देखने को मिलती है। बोथ द पायलट्स इजेक्टेड सेफली, दोनों पायलट्स इजेक्ट कर जाते हैं सेफली। इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द IAF टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, सो एक इंक्वायरी कंप्लीट बैठाई जाएगी, उसके बाद पता पड़ेगा कि भैया एक्जैक्टली क्या क्या सिचुएशंस हुई थी जिसके कारण ये चीजें देखने को मिली। द एयरफोर्स सेड इन अ पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि आपका कभी ट्विटर हुआ करता था। ठीक है, सो द फाइटर जेट while crashed in an agricultural field near a village in the Sipri district have taken off from the Gwalior Air Base, said the officials। ठीक है, तो ग्वालियर एयरबेस से सारी चीजें हालांकि सेफ है, कोई पायलट्स को कोई भी दिक्कत नहीं, माइनर इंजरीज आई थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भैया अभी आपने देखा कि हमारे पास ले देखे कुछ ही फाइटर जेट्स हैं, जैसे आपके पास Su-30 हो गया, ठीक है, जैगवार भी अब ऑलमोस्ट खत्म ही है, सिर्फ Su-30 और राफेल का नाम आता है, एक भैया तेजस हो गया बस, और मिराज का नाम आता था। मिराज की भी डे बाई डे आप देखो तो संख्या घटती ही चली जा रही है। ठीक है, हमारे पास जितनी नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, अच्छा आप बताओ कि हमारे नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस अभी कितनी है। ठीक है, हमारे पास होनी तो चाहिए वैसे 42 और उससे भी ज्यादा 2.5 फ्रंट वॉर के लिए, अभी कितनी है वो बताओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 फेब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जहाँ पे टाइम का एक आर्टिकल है कि भैया ICC कंडेम करती है सैंक्शंस बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लेज टू कंटिन्यू इट्स वर्क। अच्छा भैया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया 8 फेब को, आपको अगर याद हो तो 20 जैन को जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाला उसी दिन उन्होंने बोला था कि भैया टैरिफ में लगा दूंगा, किस किस पे लगा दूंगा। CNN का ही कंप्लीट आर्टिकल है जो आप देख सकते हो। इन्होंने बोला कि भैया मैं ट्रम्प जो टैरिफ्स हैं उनको मैं इम्पोज कर दूंगा, कहाँ कहाँ पे करूंगा, मैक्सिको पे, कनाडा पे एंड चाइना पे। ठीक है, मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। क्यों भैया, क्यों इन तीनों पे क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करती है, सबसे ज्यादा। इंडिया तो कुछ नहीं करता उसके सामने जितना ये तीनों कंट्रीज करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेड करती है, सरप्लस में करती है, मतलब इन कंट्रीज को भी फायदा होता है। लेकिन वो बात अलग है कि भैया जो ये प्रोडक्ट लेते हैं वो उसी को मैन्युफैक्चर करने के बाद, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक छोटा मोटा जो काम होता है वो आप किसी और से करा लो, बड़ा बड़ा और जो प्रोडक्टिव काम है वो आप खुद कर लो, ऐसा करके। तो जो ट्रम्प साहब इन तीन कंट्रीज से जो भी मटेरियल्स परचेज करते हैं वो बहुत लो वैल्यू होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव वैल्यू नहीं होती। उसको प्रोसेस करने के बाद इन कंट्रीज में दोबारा से बेचना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूं एक एग्जांपल, जैसे ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल आपने देखा कि भैया अगर आप ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कराते हो तो आपको लेबर वगैरह सबको चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये क्या करते हैं मैक्सिको में भेज देते हैं। मैक्सिको में लेबर भी सस्ती है, सारा सामान सस्ता है, वहां पे रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोवाइडेड है, इंडस्ट्रीज सारी वहीं पे लगा दी। अब होगा क्या कि भैया जब मैक्सिको के लोग उसको बनाएंगे तो उसकी ऑब्वियसली बात है प्राइस कम आएगी, उसकी जो मतलब बनाने की कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कम आएगी। अब उसी को परचेज करके USA दोबारा अपनी कंट्री में बेचेगा, तो जब वो अपनी कंट्री में बेचते तो ऑब्वियसली ना उनको फायदा तो बहुत होता है। लेकिन अगर आप ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो तो ट्रेड डेफिसिट आपको किसको देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली USA का देखने को मिलेगा, जबकि प्रॉफिट भी इन्हीं के पास है। लेकिन इसका भैया एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का कहना अभी ये है कि इसका एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आगे देख सकते हैं नेदरलैंड्स, क्योंकि ICC भैया आपको बताना चाहिए नेदरलैंड्स में इसकी कंप्लीट हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन फ्राइडे कॉल्ड ऑन अ मेंबर स्टेट टू स्टैंड अप अगेंस्ट सैंक्शंस imposed by the US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, डिस्क्राइबिंग द मूव एज अ अटेम्प्ट टू हार्म एन indispensable global court to administer justice and protect the lives of the million of the innocent people। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप टैरिफ वगैरह लगा रहे हो ये एकदम खराब चीज है। ठीक है, इससे इनोसेंट ऑफ मिलियन पीपल को हार्म होने वाला है। ठीक है, एंड अब आगे आने वाला टाइम बताएगा कि भैया ये टैरिफ कितने ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और इस कंट्री के लिए रहेंगे। अच्छा, हाल ही की अभी ताजा ताजा न्यूज बताऊं तो 5th ऑफ मार्च के ही कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने डायरेक्टली बोला है कि आप भैया आपको ट्रेड वॉर चाहिए, आपको जो भी टाइप का वॉर चाहिए आप हमारे सामने आओ। क्यों, क्योंकि इन्होंने 10% लगा रखे हैं। अच्छा, फेंटेनल की बात होती है, फेंटेनल क्या है, फेंटेनल टाइप की ड्रग है। अब जो लंबे टाइम से सीरीज को फॉलो करते हैं, पत्रिका को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा। अब ये जब फेंटेनल की बात आई तो उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद दोबारा से 10% टैरिफ इंपोज कर दिए। इसी के साथ अभी की न्यूज क्या है कि भैया 2 अप्रैल से, 2 अप्रैल से क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल है। ठीक है, तो अप्रैल फूल को आप अप्रैल फूल ना समझाए, ये सारी बात इन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है, मतलब अपने मन से नहीं बता रहा मैं। 1 अप्रैल को आप अप्रैल फूल ना समझे, इस वजह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे 2 अप्रैल से। इंडिया ने कई बार नेगोशिएट करने की कोशिश की, पूरे फैम में आप देख लो भाई, हर न्यूज़पेपर में आपको हर दिन एक आर्टिकल देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड, लेकिन एज सच कोई भी नेगोशिएशंस देखने को हमको नहीं मिले। ठीक है,
आगे बात करते हैं। 9th ऑफ फेब एक बड़ा दिन आता है। बड़ा दिन में क्या, बड़ा दिन में भैया ये, क्योंकि मुझे इमेज अच्छा लगा था तो इस वजह से एज इट इज न्यूज़पेपर से उठा के छाप दिया कि भैया 9th ऑफ फेब को आपके इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बीजेपी जो कि सेंट्रल में पावर में है वो अब कैपिटल में भी पावर में आ जाती है, ठीक है। कैपिटल में भी पावर में आ जाती है एंड ये काफी टाइम बाद हुआ था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट शायद 1998 के अराउंड था, है ना। 1998 में शायद इनकी लास्ट गई थी सत्ता। उसके बाद दोबारा से ये आप देख सकते हैं एएपी, ठीक है, जो हार चुकी है, ये बीजेपी के लोग जीत चुके हैं, ठीक है। बीजेपी, अच्छा यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैसिव विन देखने को मिलती है इतने सारे लोगों में। जब भी जो भी मतलब आप बीजेपी के कलर से देख रहे हैं, सैफरन कलर, वो सारी टेरिटरीज बीजेपी के द्वारा वहाँ पे सारी की सारी सीट से जीती गई है। अच्छा 9th ऑफ फेब को एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेट इज मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बात की जाती है। बोला जाता है कि 500 करोड़ रुपए जो है वो फंड किए जाएंगे ऑटोनॉमी फॉर द नेशनल मिशन ऑन दी मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट एक मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट, मेन्यू मतलब हाथ से लिखा हुआ और स्क्रिप्ट मतलब कोई भी चीज जो आपने प्रिजर्व करके रखी हो, है ना, कुछ भी चीज जो स्क्रिप्ट टाइप हो। तो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ ऐसे हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो कि आपके अगर इंडिया के उसमें बोलूं तो ये इंडियन टेक्सचर को बताते हैं। मतलब इंडिया की जो भी ओल्डेस्ट बोल सकते हैं कि जितने भी हिस्ट्री जो वगैरह रही है उसके बारे में बताते हैं। अच्छा ये मैन्यूस्क्रिप्ट उस टाइम पे पाम लीफ, है ना, स्टोन्स, इन सारी चीजों के ऊपर लिखे जाते थे। बार्क ऑफ आपके ट्रीज वगैरह उसके ऊपर लिखे जाते थे। तो उन स्क्रिप्ट्स को हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको इससे पता पड़ता है। और ये सिर्फ इंडिया के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, आप देखें तो इजराइल तक अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सबसे ज्यादा प्रिजर्व करके रखता है। अब बात क्या की गई, जो भी ये 500 करोड़ रुपए ये फंड किए जा रहे हैं, वो फंड इसलिए किए जा रहे हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो कुछ भी लिखा है आप उसको अच्छे से डिकोड कर पाए। एंड इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अब क्या किया जाएगा, अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइज जेशन किया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको इसके साथ मतलब क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में चला गया ना, तो जब भी कभी आपको ऐसा जीडी देखने को मिलेगा तो एक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आप बता सकते हो कि भैया डिजिटलाइजेशन का या फिर एआई का कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर आपको याद हो तो इसी महीने में शायद या फिर जनवरी या दिसंबर की बात है भैया, आपको एक देखने को मिला था वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसका कहना भी कुछ ऐसा ही है कि भैया सारे दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसमें जो भी रिसर्च वगैरह होती है उन सबको हम आपके लिए एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो 9th ऑफ फेब की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। 10th ऑफ फेब की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आपका एरो इंडिया शो, जो कि एशियाज लार्जेस्ट आपको जो एरोस्पेस शो आपको देखने को मिलता है वो ये इंडिया के बेंगलोर में देखने को मिला था। एंड जहाँ पे इतने आर्टिकल पब्लिश हुए ना, मतलब आप देखो आधा न्यूज़पेपर तो इसी से भरा रहा था ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन। सो अच्छा यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का कहना ये भी था कि भैया इसको महाकुंभ बोल सकते हैं, किसका, फाइटर्स का, ठीक है, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली दिखाता है क्योंकि इस टाइम महाकुंभ भी चल रहा था, है ना। तो सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही थी। अच्छा ऐसे भी पत्रकार में मैंने आपको कई बार बताया था कि भैया एरो इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है और हमने टेलीग्राम पे भी आपको कई बार शेयर किया था। सबसे ज्यादा जो न्यूज उठी थी वो एरो इंडिया में ये थी कि भैया इंडिया किस तरफ जाएगा, रशिया की तरफ झुकेगा या फिर आपके अमेरिका की तरफ झुकेगा, क्योंकि रशिया का जहां Su-57 जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है एंड अमेरिका का आपका F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दोनों एक ही लैंड पे ये हमने सामने खड़े थे और ये सिर्फ कोई नहीं कर सकता था, ये सिर्फ इंडिया ने करके दिखाया था, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी सारे मीम्स बहुत कुछ मतलब पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब भैया ये बात करते हैं क्योंकि आप इन दोनों को ला ही हो तो आप बता ही दीजिए। देखो सबसे पहले बताता हूँ F-35 के बारे में। F-35 जो कि आपका अमेरिकन मेड एक 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट है जिसकी कॉस्ट काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड तकरीबन पता नहीं कितना क्या $800 मिलियन अराउंड, इतना मतलब मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना, हो सकता है मैं गलत भी बोल गया हूँ शायद। लेकिन ये भाई कंपैरेटिवली बहुत महंगा है ना, इतना ज्यादा महंगा है कि हम अगर इसके 10 यूनिट भी ले लें तो हम इसका मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। अच्छा इसी टाइम पे आपको अगर याद हो तो अभी पीएम मोदी भी विजिट करने वाले हैं, आपके भी अफ्रीका आपके फ्रांस जाएंगे, फ्रांस के बाद आपका यूएसए जाएंगे, तो वहां पे उनको द ग्रेटर नेगोशिएटर भी बोला गया था बाय द ट्रम्प। लेकिन ऐसा कोई नेगोशिएशन देखने को मिला नहीं क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ भी इंपोज हो रहे हैं और ऐसा हमने कोई फाइटर जेट भी नहीं खरीदा, ठीक है। अच्छा F-35 जो कि आपको पता होना चाहिए 5th जनरेशन एक फाइटर जेट है। 5th जनरेशन फाइटर जेट आपके स्टेल्थ कैपेसिटी की वजह से जाना जाता है। स्टेल्थ कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि रडार को कैप्चरेबल नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर कभी आप ये रडार, अच्छा रडार कैसे वर्क कर सकता है, कैपेसिटी
बोलने बोलने भाई कभी कभार स्पेलिंग गलत हो जाती है ना। अच्छा देखो रडार कैसे वर्क करता है। रडार आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जब भी हवा में बात करते हैं तो रडार होता है, नीचे जब भी बात करते हैं तो सोनार होता है पानी के अंदर, ठीक है। रडार आपके रेडियो वेव से काम करता है, ये भी पता होना चाहिए। रडार कैसे काम करता है, जैसे सपोज करो ये रडार है, ये रडार क्या करेगा, जब भी भैया इधर से रेडियो वेव्स भेजेगा तो रेडियो वेव जब भी भेजेगा तो भैया इस सरफेस से डिफ्लेक्ट होकर वो रेडियो वेव्स वापस आएंगी एंड ऐसे ही करके हर एरिया से आती है, तो एक आर्टिफिशियल इमेज बनाई जाती है उस ऑब्जेक्ट की जो जहां जहां से रेस वापस आती है। तो इस तरीके से ये रडार वर्क करता है। अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात क्या होती है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट क्या करता है, जो भी रडार्स आते हैं मतलब जो भी रेडियो वेव्स आ रही हैं या तो उनको कैप्चर कर लेता है अपने पास या फिर उनको मतलब अपने अंदर से निकलने देता है, ठीक है। ऐसे आर पार निकल जाती है, आर पार निकल गई समझो, सपोज करो, ठीक है। तो स्टेल्थ कैपेसिटी ऐसी कैपेसिटी होती है जो रडार के द्वारा कैप्चरेबल नहीं होती, या तो वो उन वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। जब वेव्स वापस ही नहीं आएगी, वापस ही नहीं आएगी, तो रडार को तो ये लगेगा ना कि भैया आसमान था, हवा था। एंड इसका दूसरा एक्सपेक्ट ये भी है क्योंकि भैया इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो इस वजह से रडार को इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि वो इतनी जल्दी वेव्स को कैप्चर भी कर पाए, ठीक है। F-35 को प्रूवन है क्योंकि इसको मल्टीपल अभी आप देख सकते हैं कि वॉर वगैरह में देखा गया है, तो इस वजह से स्टेल्थ कैपेसिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है अभी तक वर्ल्ड में, इससे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। ये एस्टिमेट बताते हैं। वहीं पे अगर Su-57 की बात करें तो Su-57 के भी अपने अपने कुछ फायदे हैं, जैसे ये इफेक्टिव कॉस्ट में बना सकते हो आप। स्टेल्थ कैपेसिटी इसकी F-35 जितनी अच्छी तो नहीं, लेकिन तब भी बहुत 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 अच्छी है, ठीक है। एंड अच्छा F-35 के हमारे जो Su-57 है उसके साथ क्या था कि भैया रशिया ने बोला था कि हम Su-57 को आपके यहाँ पे ही प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, अंडर लाइसेंस। जैसे आप ब्रह्मोस बनाते हो ऐसे ही हम Su-57 को आपके यहाँ ही प्रोड्यूस कर देंगे, आपको हम इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे एंड हम मतलब आपको एक और भी कुछ एग्रीमेंट करके आपको सब कुछ कंप्लीट दे देंगे और आपके टेरिटरी के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक बोला था रशिया ने, लेकिन अभी तक ना तो इससे रिलेटेड कोई बात हुई है, मतलब जो मतलब फाइनली जो है कि ना तो अभी तक हमने यहाँ से कोई चीज परचेज की है और ना ही अमेरिका से कोई चीज परचेज की है, बट दोनों का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया एक रफली कंपैरिजन। अब बात करते हैं 11th ऑफ Feb के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ पे बोला था ना मैंने कि पीएम मोदी कहाँ निकलते हैं, फ्रांस के लिए निकलते हैं। अच्छा इनकी फ्रांस की अराउंड 3 डे की विजिट होने वाली थी, मतलब उसके बाद ऑब्वियसली यूएसए भी जाएंगे अभी। तो पीएम मोदी फ्रांस के लिए जाते हैं जहाँ पे इनको एक समिट अटेंड करनी थी जो थी एआई समिट, ठीक है। एआई समिट के बारे में ऑब्वियसली बहुत, अब देखो एआई के बारे में हर जगह बात हो रही है, तो भैया आपको ये बोलना है जब भी कभी एआई की बात है तो आप बोलेंगे कि पीएम मोदी भी गए थे फ्रांस, क्या करने गए थे, एआई समिट को अटेंड करने। अब देखो बॉस, इस समिट में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे एआई के बारे में बात की गई, तो एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे एआई को प्रिजर्व भी करना है, क्योंकि भैया एआई है तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है वो डाटा ब्रीच के बारे में रहती है ना, कि डाटा आपका कभी ब्रीच ना हो जाए। डाटा इज इन्फॉर्मेशन, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाटा, ठीक है। सो डाटा अगर कभी ब्रीच ना हो जाए तो उससे रिलेटेड सारी चीजें बातें की गई थी कि भैया कैसे कैसे कंट्रीज आगे बढ़ सकती है ना, और जो भी एआई से रिलेटेड चीजें हो सकती है वो इंपॉर्टेंट थी। यहीं पे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी वो ये एक और चीज थी कि यहाँ पे भैया एक आपका इंटरनेशनल बोल सकते हैं कि थर्मो रिएक्टर, ठीक है, थर्मो रिएक्टर उसका ही भैया इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि न्यूज ये थी कि भैया पीएम मतलब जो इंडिया के साथ उसको बनाया गया है, ठीक है, इंडिया का कुछ ना कुछ उसमें पार्टिसिपेशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही कुछ और भी हाईलाइट्स थे, जैसे वहाँ पे स्वागत कैसे हुआ गया है ना, एंड क्या क्या चीजें रही। अच्छा उसमें लास्ट में ये भी निकलता है कि भैया जब आपकी जो एआई समिट होती है तो उस टाइम पे मल्टीपल वर्ल्ड लीडर्स आए थे, ठीक है। तो जब इमैनुअल मैक्रॉन साहब हैं वो आते हैं तो भैया पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाते हैं वो, है ना, सिर्फ इतना से दिक्कत नहीं कि भैया वो हैंड शेक नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से अपनी इंडिया की तरफ से मतलब बहुत सारे मीम देखने को मिलते हैं कि भैया लो पीएम मोदी गए और वहां पे हाथ नहीं मिलाया गया तो ये तो एक डिसरिस्पेक्ट की हो गई ऐसे करके। तो फिर बाद में ये प्रूफ भी हो जाता है क्योंकि भैया जब पीएम मोदी जाते हैं, जब पीएम मोदी यूएसए के लिए रवाना होते हैं तो उस टाइम उनकी बोल सकते हैं कि उनका जो प्लेन था वहां तक जाते हैं इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कंट्रीज के कुछ जेस्चर होते हैं, कंट्रीज के जेस्चर जैसे अगर कभी कोई बड़ा लीडर आता है एंड आप उसको रिसीव करने जाते हो और कोई बड़ा लीडर जा सकते हैं, पीएम मोदी साहब जाते हैं जो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, अगर वो जा रहे हैं तो हम मतलब ये मानते हैं कि भैया इस कंट्री के लिए हम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी आप वापस जा रहे हो, है ना, और वापस जाते टाइम अगर आपके रिश्तेदार आपको छोड़ने आते हैं तो बोलते हैं कि भैया और ज्यादा लगाव है ना, तो इस तरीके से तो ऐसे इमैनुअल मैक्रॉन साहब जब छोड़ने जाते हैं तो और भी इसको बड़ा जेस्चर माना जाता है। आगे बात करते हैं, पीएम मोदी वॉज रिसीव्ड बाय द फ्रांस मिनिस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सेबेस्टियन, मतलब ये भैया नाम लिखा होगा है ना, सेबेस्टियन लेकोनू at the airport, ठीक है, landed in the Paris a short while ago, looking forward to the various programs here which will focus on the futuristic sectors like the AI tech and innovation। AI tech और innovation के बारे में बात की गई है, ठीक है।
आगे बात करते हैं। ही वॉज ग्रीटेड बाय अ जुबिलियंट इंडियन डेस्पोरा मेंबर्स इंक्लूडिंग अ सिख। हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट था ये लाइन, इसलिए ये यहाँ पे आर्टिकल है। देखो, ही वॉज ग्रीटेड बाय अ जुबिलियंट इंडियन डेस्पोरा मेंबर्स इंक्लूडिंग सिख एल्डरली हु सेड टू पीएम, यू आर ऑनरिंग द मेमोरी ऑफ साहिबजाद्स, यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव सीन हु रिस्पेक्ट्स ऑल फेथ्स। ठीक है, तो ये भैया कुछ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो दिया गया था सिख कम्युनिटी के द्वारा, किसको, पीएम मोदी साहब को। ठीक है, अनदर ग्रुप ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल प्ले ड्रम्स एंड स्लोगन मोदी की गारंटी। ठीक है, क्योंकि मोदी की गारंटी हम अभी सुनते हैं ना, आपकी जो मन की बात जो कंप्लीट एक शो चलता है ना, उस पे मोदी की गारंटी। तो इस वजह से ये भी एक डेस्पोरा देखने को मिलता है, ड्रम्स वगैरह वहाँ पे बजाए गए थे पीएम मोदी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या मेंशन है। वी विल ऑल्सो ट्रेवल टू द हिस्टोरिक फ्रेंच सिटी ऑफ द मार्सेल्लेस टू इनॉग्रेट द फर्स्ट इंडियन कॉन्सुलेट इन द फ्रांस एंड ऑल्सो विजिटेड द इंटरनेशनल। जो देखो थर्मल रिएक्टर की बात कर रहा था वो ये यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि भैया इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में बोला जाएगा ITER। ठीक है, सो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट इन विच इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कंसोर्टियम ऑफ द पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस टू हार्नेस एनर्जी फॉर द ग्लोबल गुड, मोदी सेड। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है, इंडिया एक पार्टनर है, फ्रांस क्या करेगा, इस एनर्जी का ग्लोबली यूज करेगा बढ़ावा देने के लिए, लोगों का सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया वहाँ पे मेंबर है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसको आपने जीडी में यूज कर सकते हो। ठीक है, 12 फेब के अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो भैया मालदीव्स, जो कि मालदीव्स हम जानते ही हैं कि भैया आप अगर देखो बजट को अगर क्लियरली ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने बजट में कई बार एड प्रोवाइड करते हैं टू द वेरियस कंट्रीज, जिसमें मालदीव्स का भी नाम आता है। सो मालदीव्स टू रीच द FTA दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया सून सेज मिनिस्टर्स। तो इंडिया मतलब जो मिनिस्टर्स का कहना ये है कि भैया मालदीव के साथ आपको बहुत जल्द ही FTA देखने को मिलेगा। हालांकि ये न्यूज अगर आपको याद हो तो पिछले साल मतलब 2024 के अराउंड मई जून से निकल के आ रही है कि भैया FTA साइन होगा, है ना, क्योंकि उस टाइम विजिट वगैरह भी होती है। म्यूजियो साहब की, अच्छा म्यूजियो साहब कौन है, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। ठीक है, क्योंकि ये मालदीव्स के मिनिस्टर है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने पहले गो बैक इंडिया का नाम लगाया कि भैया आप जाओ इंडियन को सारे भगाओ। ठीक है, हमारे इतने ड्रोन एयरक्राफ्ट वगैरह थे वो सब वापस आ गए थे, एंड जो भी मतलब एड वगैरह थी वो सब खत्म वगैरह हो गई थी इस तरीके से। फिर जब उनको पता पड़ा, जब हमने, क्योंकि मालदीव्स एक क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है जैसे हमारे लक्षद्वीप है। ठीक है, तो जैसे ही जब हमारे इंडियन एक्टर्स वगैरह ने जब बोला कि भैया मालदीव्स अब कोई नहीं जाएगा, अब सब जाएंगे लक्षद्वीप, तो इनको एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला इन देयर इकोनॉमी। तब जाके इनको समझ में आया कि भैया ऐसा नहीं करना था। ठीक है, हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो उसके बाद फिर सारी चीजें बैक ऑन दी उस पर आ जाती हैं, फिर कई सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द मालदीवियन मीडिया, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द ट्रेड मोहम्मद सईद confirmed the move Monday night in an interview to a local television channel. Saeed had said the president Mohammad Muizzu during, अच्छा ये म्यूजो की स्पेलिंग MUI है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू द इंडियन अक्टूबर 2024 एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखो 2024 के मैंने बोला ना, अक्टूबर 2024 को जो कंप्लीट मीटिंग वगैरह हुई थी उसमें ये चीजें बात बोली गई थी कि भैया ऐसा कुछ होगा, FTA वगैरह साइन होगा। एंड उससे रिलेटेड अब क्योंकि मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड कीन इंटरेस्ट इन साइनिंग द FTA को साइन करने के साथ हमने भैया काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था फॉर दी मालदीव्स। ऑफिशियल सोर्सेज बेस्ड इन द कैपिटल मेल, अब बाकी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, सो जो FTA की साइन है, अच्छा अभी तक भैया FTA साइन हुआ नहीं है। ठीक है, अभी भी याद रखें कि अभी तक FTA साइन हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 से 2 मंथ में ये FTA साइन हो जाएगा। FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कोई भी कंट्री, अगर 2 कंट्रीज FTA के अंदर हैं तो भैया वो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ वगैरह नहीं लगाती है, टैरिफ वगैरह नहीं लगाती, तो जो भी सामान का आना जाना होता है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से होता रहता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं 13 फेब की कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, डेट इज इंडिया टुडे का आप आर्टिकल देख सकते हैं, जहाँ पे मेंशन है कि भैया इंडियन आर्मी रेडी विथ बोल्ड ब्लूप्रिंट फॉर द डिफेंस ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। अच्छा ये जितने भी आर्टिकल्स है ना, ये सारे पत्रिका से ही उठाए गए हैं। ठीक है, अभी तक पत्रिका जा रही थी, पत्रिका इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 17 से लेकर 25 तक नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो गई थी। सो भैया ये मेंशन किया जाता है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी का यहाँ पे मतलब क्योंकि आर्टिकल मेरे को काफी अच्छे से याद है तो राजनाथ सिंह जी का फोटो लगाया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो देखो इंडियन आर्मी क्या कर रही है, इंडियन आर्मी के ब्लूप्रिंट है इस बार। ब्लूप्रिंट क्या है कि भैया इंडियन आर्मी को मतलब जो 2025 है, 2025 जो है वो इंडियन आर्मी के लिए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बताई जा रही है। क्या ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, क्योंकि इस ईयर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे।
इन द फेवर ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इस साल में बहुत कुछ चेंजेस करने वाली है, जिससे रिलेटेड आप आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे 2025 को डिक्लेयर कर दिया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसको भी डिक्लेयर कर दिया है। ये 2025 की क्या रहने वाली है, आपकी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स रहने वाली है। फोकस किस पे करेंगे, फोकस करेंगे ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन पे एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन पे। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी टू एनहेंस द जॉइंट ऑपरेशंस। रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, द आर्मी इज फोकसिंग ऑन द, कौन कौन से टॉपिक्स हैं भैया जिन पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट इज साइबर हो गया, आपका स्पेस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। अब देखो, जब भी कभी आप इंडियन आर्मी के लिए जा रहे हो, सपोज करो आप इंडियन आर्मी किसी एंट्री के लिए जा रहे हो, एनसीसी हो गया, है ना, आप सीडीएस से जा रहे हो, आप एनडीए से जा रहे हो, आपने अगर एज अ सर्विस आपने आर्मी को ऑप्ट कर रखा है, तो आप ये पॉइंट्स बोलोगे भैया कि इंडियन आर्मी में इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, आप बोल दो यही सारी चीजें अच्छा करना चाहते हो। अगर कोई टेक डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन एंट्री वाले भी देखते हैं इन वीडियोस को, तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आप समझ रहे हो ना कि अपने अकॉर्डिंग आपको कैसे इन पॉइंट्स को यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। ये पॉइंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखने के लिए, ये भैया कहीं पे नोट करते रहना। एंड बाकी ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएंगे विद द एडिटेड फॉर्मेट, जैसे बोल लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिखे हुए भी मिल जाएंगे। सो इंडिजिनियस सॉल्यूशंस आर बीइंग प्रायोरिटाइज with specified unit being created to leverage these advanced capabilities। इन advanced capabilities से leverage करते हुए, मतलब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इनको बढ़ावा देते हुए कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई जाएंगी। आप समझ पा रहे हो कि आगे आर्मी, आने वाली आर्मी कैसे वर्क करेगी। कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाने की बात की गई है जो कि इन कुछ की सेक्टर्स में फोकस करेगी। जैसे क्या क्या की सेक्टर्स आएंगे, साइबर हो गया, स्पेस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स हो गया। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो बीइंग रिवैम्प्ड टू एंश्योर रेडीनेस फॉर द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, उनको भी रिवैम्प्ड किया जाएगा, मतलब उनकी भी रेडीनेस को प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, जिस कारण वो भी सारी चीजें अच्छी रहे। ठीक है, और ऑब्वियसली मल्टी डोमेन में तो हम करेंगे ही ऑपरेशंस वगैरह, क्योंकि जब ऑपरेशन होते हैं तो काफी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। 14th ऑफ फेब ऑलमोस्ट मिडिल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो 14th ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पे देखने को मिलेगा कि यूके एंड चाइना रिवाइव स्टाल टॉक ड्यूरिंग द एफएम मीटिंग। अब ये क्या है, ये कहां से आगे भी है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। देखो, आपको याद हो तो 2024 की G20 समिट, जो कि आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो कंडक्ट की गई थी, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि भैया उस टाइम ही पहली बार पीएम मोदी और सी जिनपिंग लोग बात करते हैं, उसके बाद सारी चीजें अच्छी चली जाती हैं। अच्छी चली जाते हुए मतलब सबसे पहले तो ब्रिक्स में बात करते हैं, उसके बाद G20 में, एंड G20 के बाद सारी चीजें अच्छी चली जाती हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सारी चीजें, मतलब जो आप बॉर्डर स्टैंड ऑफ की बात कर रहे थे, वो हमारे तरफ देखने को मिलता है। अच्छा, उसी G20 में एक और बड़ी बात होती है। उसी G20 में क्या होता है कि भैया जो आपका यूके है, जो ब्रिटेन के नाम से हम जानते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। सो जो यूके है और चाइना के बीच में, जो कि 2018 से इनके बीच में जो कि कोई भी मीटिंग होल्ड नहीं हो रही थी, ठीक है, इनके रिलेशंस बिगड़ चुके थे, वो भी रिवाइव होते हैं उसी मीटिंग में, इसलिए ये मीटिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, यूके फॉरेन सेक्रेटरी उनका नाम है, हेल्ड टॉक्स विद द चाइनीज काउंटरपार्ट। अच्छा, ये नाम इतने ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि एसएसबी के लिए। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई न्यूज को अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको वहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वेंगी है, वेंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भैया ये इंडिया के, मतलब देखा जाए तो इंडिया के साथ जितनी भी ऑलमोस्ट आप देखें मीटिंग, तो इन्हीं के साथ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो अब ये था क्या, मतलब 2018 से पहले ये बात अच्छे से चल रहे थे सब कुछ, एंड 2018 के बाद ये चीजें वर्सन क्यों हो जाती हैं, तो वो होता है हांगकांग की वजह से। अभी ये हांगकांग कहाँ से आ गया बीच में, तो अभी बताता हूँ, अगली ही स्लाइड में मेंशन किया गया। उसके पहले ये देख लेते हैं कटिंग किस चीज की है। सो द मीटिंग सॉ द पेयर रिवाइव सो कॉल्ड यू। अच्छा, क्या रिवाइव होता है, मैंने बोला ना कि 2018 से पहले भी ये लोग मीटिंग करते थे। ठीक है, 2018 के बाद ये खत्म हो गई क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं रहे। लेकिन G20 मीटिंग के बाद अब दोबारा से अभी मिले हैं, फरवरी 14th ऑफ फेब का एक आर्टिकल है। अच्छा, इनके बीच में जो मीटिंग होती थी उसका नाम था यूके चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ठीक है, यूके चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसके अंडर ये दोनों कंट्रीज अच्छे से बैठ के बातचीत करा करते थे। अ बायलैटरल फोरम दैट वाज हेल्ड इन 2018, लास्ट हेल्ड इन 2018 बिफोर इट स्टेमेड एज अ रिलेशन शॉर्ट। ठीक है, तो जब आपके रिलेशन थे वो खट्टे होते हैं, उसके पहले लास्ट 2018 में ये मीटिंग होती है। आफ्टर 7 year टाइम, 7 साल बाद, आई एम श्योर दैट दिस विल बी कंडक्टिव टू द स्टडी इम्प्रूवमेंट एंड स्टेबलाइजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर रिलेशंस, वेंग टोल्ड लेमी। लेमी वही है आपके भैया, ये साथ देख रहे हो ना आप, जो फॉरेन मिनिस्टर है यूके के, उनका नाम लेमी है, और वेंग तो आपको पता ही है ये रहे। ठीक है, सो बोलते हैं कि भैया अब सारी चीजें दोबारा से अच्छी तरफ जाएंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है।
क्योंकि ये बायलेटरल, आगे देखो अभी मेंशन था ना कि बायलेटरल रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, तो यूके और बायलेटरल मतलब दो लोग ना, तो यूके और आपका चाइना। देखो, इन अ मेजर सोरिंग ऑफ द टेंशन पीएम कीन स्टारमर एंड द चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग मेट एट द G20, ठीक है, तो G20 समिट में मिलते हैं लास्ट नवंबर में, जो कि आपके रियो डी जेनेरियो में समिट हुई थी। द बायलेटरल मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज सिंस 2018 की बात ये पहली मीटिंग है, ठीक है। अभी ये हांगकांग का क्या इशू है, तो देखो हांगकांग जो कि कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी 1842 से पहले, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ओपियम वॉर होता है टिल 1999 तक, और 1999 में ही इसको द यूके था, यूके का कर देता है, हैंड ओवर कर देता है हांगकांग को, किसको, चाइना को, ठीक है, इस ट्रीटी के मतलब ओपियम वॉर के बाद, ठीक है। इसके बाद इनके बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम था साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन 1984 ट्रीटी, ठीक है, ये कंप्लीट टाइप का काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है, ट्रीटी आप बोल सकते हो, ट्रीटी बोलूंगा मैं तो, क्योंकि वॉर के बाद अगर कभी समझौता होता है तो उसको ट्रीटी बोलते हैं हम, ठीक है। सो साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन एक ट्रीटी होती है 1984 में बिटवीन दी यूके एंड द चाइना। उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, देखो इन्होंने हांगकांग तो दे दिया था, फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद हांगकांग तो चाइना को दे दिया था, बट इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि भैया हांगकांग के पास अपना खुद का सब कुछ रहेगा, मतलब ये खुद की अपना देखना होगा, कंट्री कैसे जाएगी वो खुद देखेंगे, चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी मतलब चीजें हो सकती हैं, जैसे ऐसा हो जाएगा सीधी सी बात कि भैया एक कंट्री रहेगी, हांगकांग को उस कंट्री का पार्ट तो बोला जाएगा, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट तो था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का सब कुछ था, फ्लैग खुद का है ना, अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद का चला रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ही हांगकांग का हो जाएगा कि एक कंट्री में दो सिस्टम रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाइना वुड कंट्रोल हांगकांग अंडर दी वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, एक कंट्री के अंदर दो सिस्टम चल रहे हैं। तो अब क्या होता है, बाय द टाइम चाइना इन सारी चीजों को मना कर देता है, इसको जो भी ट्रीटी हुई थी उसको वॉयलेट कर देता है, इस वॉयलेशन की वजह से आपका जो यूके है वो इनसे बोलना बंद कर देता है 2018 के बाद, लेकिन अब पहले से चीजें वापस आ रही है, ठीक है। So Hong Kong would have its own democratic system, judiciary and freedoms like free press and protest, है ना, जो भी फ्री प्रेस मतलब जुडिशरी, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड फ्रीडम सब कुछ इनके पास खुद की रहती, लेकिन चाइना ने ये सब हटा दिया, सब वॉयलेट कर दिया। दिस सिस्टम वुड रिमेन फॉर द 50 ईयर्स अंटिल 2047, और बोला गया था कि ये अगले 50 साल तक रहेगा 2047 तक, लेकिन ये सब कुछ नहीं रहता, 2018 के बाद ही सब कुछ हट जाता है, ठीक है। हांगकांग अगर आपको देखना हो तो ये इंडिया देखने को मिल रहा है आपको, ये चाइना है, और यहाँ पे आपको हांगकांग देखने को मिलेगा, ठीक है, इन दी वर्ल्ड मैप। आगे बात करते हैं 15 फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इंडिया जो है मतलब जो पीएम मोदी साहब है वो आपकी विजिट कहाँ पे होती है, यूएसए पे, तो यूएसए विजिट होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंडिया यूएस टू डबल बायलेटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन बाई डी 2030, तो 2030 तक हम $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, ठीक है भैया। अब देखो भैया, जैसे ही विजिट होती है तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है ना, पीएम मोदी को द मतलब बोला जाता है नेगोशिएटर, बोला जाता है कि वन ऑफ द गुड नेगोशिएटर बाय द ट्रम्प साहब, ठीक है, और बोला जाता है कि भैया ट्रेड से रिलेटेड मतलब जो टैरिफ की बात हो रही है ना, टैरिफ से रिलेटेड, सो टैरिफ से रिलेटेड बोला जाता है कि कुछ नेगोशिएशंस देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है ना, मतलब आपके मोदी साहब आपके जेडी वैंस साहब से भी मिलते हैं, एलोन मस्क से भी मिलते हैं, एंड यहाँ पे अडानी का, अच्छा अडानी की बात भी आ जाती है कि भैया क्या अडानी जी को फंड करते हैं क्या, मतलब अडानी जी और क्या बीजेपी के बीच में कुछ देखने को मिलता है क्या, तो वहां पे पीएम मोदी का स्टांस किया था कि हम जब दो डेमोक्रेटिक कंट्री, जब बड़े लीडर्स बात करते हैं तो हम किसी भी उद्योगपति की बात नहीं करना चाहेंगे, है ना, मतलब किसी भी एक प्रॉपर उस पर बात नहीं करेंगे, तो वो मुद्दा खत्म हो जाता है वहां से। एंड अच्छा, इसके बाद ही, अच्छा ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जैसी विजिट होती है ना, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम बाद, कुछ आर्टिकल्स मैंने आगे लगा रखे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूएस एड जो कि कुछ बोल सकते हैं कि जो तो 2012 में एक डील साइन हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड उस टाइम, तो अगर आपको याद हो तो 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो उसके बाद 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आती है, तो बोला जाता है कि भैया जो यूएस एड है, यूएस एड के तौर पे जो रुपए दिया गया था, जो अराउंड $21 मिलियन है, $21 मिलियन की बात की जाती है, तो भैया जो ये रुपए है वो यहाँ के बोल सकते हैं कि जो मतलब इलेक्शंस वगैरह है उसको दिया जाता था, कि जो इलेक्शन चीजें कैसे हो रही हैं, इलेक्ट्रोल चीजें कैसे जा रही हैं, ठीक है, उसका पूरा डिजिट रखने डाटा रखने के लिए, ठीक है, और लोगों को प्रमोट करने के लिए कि भैया जो भी चीजें हो वो अच्छी से चलती रहे। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे पता पड़ता है कि भैया यूएसए की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, आपको पता भी नहीं, इसके पहले ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन यूएसए एक बहुत मोटी रकम खर्च करता है
मतलब एक बहुत अच्छे पैसे ठीक ठाक रुपए देता है किसी भी कंट्री के इलेक्शंस वगैरह कराने में, है ना। यूएस एड तो ऑलमोस्ट हर कंट्री को देता है, क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को आपको पता होगा, पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के भी रोक दी है, ठीक है। अब भैया बांग्लादेश के एग्जांपल से हमें ये भी देखने को मिलता है कि यूएसए की कितनी बड़ी प्रेजेंस होती है, वो जब चाहें जब उस कंट्री के लीडर को हटा सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक यही बड़ा रीजन बताया जाता है कि जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यूएसए नहीं आ पा रहे हैं जब भी ट्रम्प साहब में होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन निकल के आता है। एंड जब ये भैया जब बात बोली जाती है, अच्छा होता क्या है कि ये जो पैसा है, ये जैसे ही पता पड़ता है कि भैया इतना इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये बताता कौन है? आपका डॉज डिपार्टमेंट बताता है। डॉज डिपार्टमेंट जो कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि एलन मस्क के अंडर ये सारी चीजें देखता है कि भैया कहाँ कहाँ यूएसए का फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, उन सारी चीजों को कट डाउन करना है। तो उससे रिलेटेड एक प्रॉपर एक डॉज करके एक कंप्लीट एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके हेड आपके ऑब्वियसली एलन मस्क है, ठीक है। तो इसी डॉज के बेसिस पे ही वो बताया गया था जब ये न्यूज निकल के आती है। तो आगे आके जाके मतलब कुछ ये ऐसे भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, वो बोला गया था कि भैया अभी पीएम मोदी साहब की ये बात हुई ना, तो पीएम मोदी साहब ने ऐसा बोला होगा कि भैया ये आप जो ये फालतू का पैसा हमारे यहाँ देते हो, इससे हमारे खिलाफ अननेसेसरी चीजें होती हैं, ठीक है। लोगों के वोट खरीदे जाते हैं कि भैया बीजेपी को वोट मत दो, ऐसा करके मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है। तो ऐसा जो एसएसबी में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूएसए इन्वॉल्व है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यूएसए कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है इन द इंडियन टेरिटरी ऑल्सो। आप जब चाहें जब वो मतलब यूएसए बीइंग ए बड़ी कंट्री, भाई आपको बांग्लादेश से ही समझ में आना चाहिए कि उनके पास कितनी पावर है, वो जब चाहे जब पूरी की पूरा तख्ता पलट तक करा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक जस्ट जियोपॉलिटिकल चीजों को देखना है, आपको उस तरीके से देखना है अपने एसएसबी के इंपॉर्टेंस होने से, ठीक है। आपको अंदर नहीं घुसना है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं देखना है, आपको देखना है कि भैया यूएसए कितनी ज्यादा प्रेजेंस रखता है इन द इंडिया, ठीक है। सो आगे जब आर्टिकल आएगा तो अब उसको बस एक बार रीड कर दूंगा। आगे देखते हैं। तो इसमें भी ये दोनों साइड है वो एम करती हैं नेगोशिएशंस फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेगा डील दिस ईयर एज दे एग्री ऑन अ ब्रॉड एजेंडा फॉर द ट्रेड डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। मिस्टर ट्रम्प अनाउंस्ड दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्लियर्ड द वे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द तहन्नूर राना, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ऑफ द तहन्नूर राना। आगे देखो बात करते हैं। ट्रम्प told the news conference in the India has announced a reduction on tariff on US goods। अच्छा, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि भैया इंडिया भी टैरिफ इंपोज करता है, एंड वो भी छोटे मोटे नहीं, 200% के टैरिफ इंपोज करता है ऑन द यूएस गुड्स। क्यों करता है? जिससे इंडिया के जो छोटी कंपनीज है, या फिर बोल सकते हैं जो इंडिया की लोकल कंपनीज है, वो आगे उठ सकें, यूएस प्रोडक्ट्स उन पर डोमिनेट न कर जाए, इस वजह से। लेकिन जैसे ही ट्रम्प की बात सुनने को मिलती है कि ये सब पे टैरिफ लगा जाएगा इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो यहाँ पे हमने कट डाउन किए थे, हमने जो टैरिफ लगाते थे उनको हमने रिड्यूस किए थे। एंड सेड ही एंड द मोदी वुड बिगिन टॉक ऑन द डिस्पैरिटीज ऑन द ट्रेड विद द गोल ऑफ द साइनिंग एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे और ट्रेड वगैरह को, टैरिफ वगैरह जो मतलब लगने वाले हैं उनको कम किया जाएगा। इंडिया ने तो देखो कर दी है, इंडिया ने वो टैरिफ जो यूएसए पे इंपोज कर देते उनको काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता ही हो, तो अभी अगर ताजा न्यूज बताऊं तो आपको पता ही है कि भैया 2 अप्रैल से क्या लगेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, मतलब आप जितना हम पे लगाओगे उतना हम आप पे लगाएंगे, ठीक है। एंड ये सब कंट्रीज पे होने वाला है इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। वी आर राइट नाउ आर रेसिप्रोकल नेशन, we are going to have whatever India changes we are charging them, ठीक है। so whatever the India charges we are charging them। तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो कंप्लीट बात थी वो इसी मीटिंग के बाद निकल के आती है, एंड और रेसिप्रोकल टैरिफ आपको हर कंट्री पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये पहली बात आपके विजिट के बाद ही निकल के आती है। तो यार यहाँ तक अभी हम बात कर चुके हैं रेसिप्रोकल नेशंस की, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि लगने वाले थे उन नेशंस पे, उन्हीं नेशंस को बोला जाएगा रेसिप्रोकल नेशन। सेम आगे ही बोला गया व्हाटएवर अनदर कंट्री चार्जेस वी आर चार्जिंग देम, सो इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, ठीक है। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया रेसिप्रोकल टैरिफ का, जहाँ पे भैया पीएम मोदी साहब की कंप्लीट विजिट होती है। आगे बात करते हैं 16 फेब की कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज क्या निकल के आई भैया। तो 16 फेब आपको पता होगा मणिपुर में काफी टाइम से हिंसा चली आ रही है, बिल्कुल भी सही बात है। सो मणिपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मणिपुर टू बिल्ड ₹11 करोड़ कैंप्स फॉर द इंसर्जेंट ग्रुप अंडर पीस पैक्ट। अब भैया क्या बात है, कुछ भी समझ में नहीं आया ना, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आया हो। देखो बॉस, इंसर्जेंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए मणिपुर में सबसे ज्यादा क्या है कि भैया जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, एथेनिसिटी। एथेनिसिटी सीधी सी बात, एथेनिसिटी का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट एथेनिसिटी के ग्रुप, मतलब अलग अलग बोल सकते हैं कि अलग अलग ब्रांच को बिलोंग करने वाले, मतलब हो सकता है कि उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस, जैसे रिलीजन हो सकता है ना, और कम्युनिटी हो सकती है, हो सकता है वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी और कम्युनिटी से कोई और बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं एथेनिक ग्रुप्स। अलग अलग चीजों को मानने वाले, अलग अलग आइडियोलॉजीज पे बेस्ड होने वाले। तो आपको पता होना चाहिए एक UNLF करके है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट यार,
सो यार ये यूएनएलएफ वालों का मानना ये है कि भैया हम चाहते हैं मणिपुर को एक अलग बनाना है ना, मतलब मणिपुर को जैसे जितने डिफरेंट एथनिसिटी के पीपल हैं, तो हम चाहते हैं कि भैया मणिपुर एक अलग स्टेट निकल के आए, मतलब एक अलग ऐसी कंट्री निकल के आए जहाँ पे सिर्फ उसी एथनिसिटी के ग्रुप के पीपल रहे। एंड मेजोरिटी आप देखोगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे, जैसे भी मैंने सूडान का बताया था ऊपर है ना, मतलब कॉन्गो का बताया था, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, तो आप देखो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम एथेनिसिटी के पीछे ही लड़ाई बनी रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूएनएलएफ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1964 में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथी इंसर्जेंट ग्रुप है। अच्छा, अब जिस किसी को मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, आपको पता होगा कि मैथी कम्युनिटी एक वहाँ पे कुकी कम्युनिटी है, ठीक है, उन्हीं के बीच में लड़ाई चल रही है, दो कम्युनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली एक से लड़ाई कर नहीं सकते ना, तो दो कम्युनिटी चाहिए होंगी, एक है मैथी, एक है कुकी। ओके भैया, एडवोकेटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट मणिपुर, वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट मणिपुर। ओवर द डिकेड्स देयर एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटेड टू द इंस्टेबिलिटी इन द रीजन लीडिंग टू न्यूमरस क्लैशेस विद द गवर्नमेंट फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिलते हैं विद द गवर्नमेंट, एंड इसके साथ ही मल्टीपल टाइम्स ये मतलब न्यूज में रहता है, जब से मणिपुर की हिंसा चली आ रही है तभी से, इवन स्टार्टिंग से ही, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि भैया जो भी यूएनएलएफ है ये इसको भैया हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से अगर कोई कभी भी कोई अलग करना चाहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, तो इस वजह से मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसके तरफ रिटेलिएट करेगी, इस वजह से मल्टीपल क्लैशेस देखने को मिले। उसके बाद पीस टॉक साइन होती है, पीस टॉक में बोला जाता है कि ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, और कुछ ऐसा ही होता है नवंबर 29 2023 में, है ना, 2023 में बिटवीन द यूएनएलएफ एंड एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं कि भैया ठीक है, पीस डील हो जाती है कि हम दोनों लोग साथ में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा जब लड़ाई आगे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें निकल के आती हैं, और बोला उसी के लिए अब जाके वो कैंप, मतलब जो ये डील साइन होती है ना, उसी डील के बेसिस पे अब वो कैंप्स बनाए जाएंगे, वो कैंप्स पे अराउंड 11 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, जो कि इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं 17 फेब की। तो भैया 17 फेब की आपको पता होगा कि कतर के एमिर साहब आ रखे थे, उससे रिलेटेड बहुत मतलब एन नंबर ऑफ डेवलपमेंट निकल के आई थी, जिसमें कुछ 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर एसएससी पर्सपेक्टिव, तो उससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है दैट यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है। आगे बात करते हैं 18 फेब की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जहाँ पे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, टॉप रशियन यूएस ऑफिशियल्स सेट टू होल्ड टॉक ऑन द यूक्रेन वॉर विदाउट द कीव। अब ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो बॉस, जैसे ही ट्रम्प साहब आते हैं तो ट्रम्प साहब अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बोलते हैं कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, ठीक है। जब ये बात बोलते हैं तो उसके बाद आने के साथ ही वो थोड़े प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद कुछ टाइम बाद अराउंड फेब का मंथ आ जाता है, एंड फेब के मंथ में वो क्या करते हैं, फोन लगाते हैं ना, मतलब दोनों की उनकी बात होती है, किस पे, फोन पे, दोनों लोगों से होती है, किससे भी है, ट्रम्प साहब से भी होती है, मतलब सॉरी ट्रम्प साहब तो करते ही है ना, आपके रशिया से भी होती है, मतलब रशिया के पुतिन साहब से भी होती है, ठीक है, एंड आपके जेलेंस्की साहब से भी होती है। दोनों से बात करने के बाद होता क्या है कि निर्णय ये लिया जाता है कि भैया ठीक है, अब दोनों कंट्री जब पीस की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वॉर रुकवाना चाहते हैं, तो वॉर के लिए आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही रशिया के साथ बात हो जाती है और जेलेंस्की के साथ जो भी एड वगैरह प्रोवाइडेड थी, एज ऑफ नाउ अभी करंट सिचुएशन ये है कि भैया एड सारी रोक दी गई है। जो भी डील होनी थी, जो डील बोला गया था कि भैया जो भी रिसोर्सेस रिलेटेड डील है उसको दोबारा से रिज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो, अब मैं उस सेशन के आगे वाला बता रहा हूँ जो मैंने सेशन अभी रिसेंटली लिया था, तो वो ये अगला वाला सेशन है ना, इसको भी आप एक बार देख लेना तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। उसके आगे का भी बता रहा हूँ कि भैया अब वो जो डील है वो डील भी दोबारा से साइन हो गया, अब देखना ये है कि वो कब होती है, ठीक है। आगे देखो, तो उस डील के रिलेटेड तभी बात हो रही थी कि भैया जो कीव है, कीव आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी यूक्रेन है वहाँ की राजधानी है, तो उस टाइम जेलेंस्की को कुछ भी पता नहीं होता है। पुतिन के जो भी मतलब ऑफिशियल्स है, यूएस ऑफिशियल्स एंड रशियन ऑफिशियल्स आमने सामने बैठ के भैया ये सारी चीजें निर्णय कर लेते हैं कि हमें कैसे क्या चीजें जानी है। तभी आप देखेंगे तो इस थंबनेल में हमने पुतिन साहब को लगा रखा है, ठीक है। तो आप जब ये देखेंगे तो मतलब वन ऑफ द वंडरफुल सेशन है, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा भैया अभी के, अच्छा ये कब हुई थी, तो भैया ये हुई थी आपकी सऊदी में जो आपकी कैपिटल है रियाद करके, ठीक है, वहां पे हुई थी, ठीक है। सो ट्रम्प अर्लियर दिस मंथ अपेंडेड यूएस पॉलिसीज टुवर्ड्स द यूक्रेन एंड रशिया, अपेंडेड मतलब चेंज करने वाले, एंड पुतिन हैज एग्रीड टू बिगिन द नेगोशिएशंस ऑन द एंडिंग ऑफ द वॉर, पुतिन ने नेगोशिएशंस के उसके स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो रियाद ये कंप्लीट है, वहां पे सऊदी अरेबिया में कंप्लीट मीटिंग होस्ट की जाती है, वहां पे दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल्स जाते हैं। आगे बात करते हैं तो 18 फेब का, मतलब आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 19 फेब की अगर बात करें तो 19 फेब की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें बोला गया था कि भैया अमित शाह साहब जो है वहां पे क्या होता है, अमित शाह साहब क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर मस्ट इंप्लीमेंट न्यू क्रिमिनल लॉस बाय द अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 से आपको न्यू क्रिमिनल लॉस को फॉलो करना होगा। ये किसकी बात है, ये जम्मू कश्मीर की बात है। सेम आर्टिकल आपको कुछ ऐसा ही द इंडियन एक्सप्रेस को भी देखने को मिलेगा, इंप्लीमेंट 3 न्यू क्रिमिनल लॉस बाय द अप्रैल जम्मू एंड कश्मीर नीड टू यूज ट्रायल इन द एब्सेंटियस सहा, ठीक है।
अब बेसिकली 3 न्यू क्रिमिनल लॉस आपको पता होना चाहिए कि ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉस हैं जो पहले भी हुआ करते थे, जो आईपीसी वगैरह होती थी वो अब सब हट जाएंगी। अब जो नए लॉ लगेंगे वो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल एंड भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, तो ये 3 नए बिल जो कि जम्मू कश्मीर में लागू होंगे कहां से भी, अप्रैल से। अच्छा, अगर आप इनके बारे में ऑन डिटेल में चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 8 ऑफ द ग्लोबल नेक्सस, जिसके स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दी 20th ऑफ फेब की कुछ बड़ी न्यूज, तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी के जीतने के साथ ही बीजेपी, क्योंकि स्टेट में भी अब स्टेट मतलब बीजेपी की सेंट्रल में तो पावर थी, इसी के साथ अब वो कैपिटल में भी अपनी पावर बना लेते हैं। लेकिन अभी तक इनके सीएम कौन होंगे उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था सीएम के लिए। हालांकि कई सारे लोगों का नाम निकल के आता है, लास्ट में जो फाइनल होती है वो होती है रेखा गुप्ता जी। तो बीजेपी की रेखा गुप्ता जी जो कि दिल्ली की न्यू सीएम बनने वाली है, शी विल बी श्योरन एज अ 9th सीएम। ठीक है, सो 6 मिनिस्टर टेक ओथ करते हैं, उस दिन 6 मिनिस्टर टोटल 8 ओथ लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम द एमएलए रेखा गुप्ता वाज शोन इन द दिल्ली's न्यू सीएम ऑन द थर्सडे along with her council of ministers at the ceremony at रामलीला मैदान, मार्किंग द बीजेपी आफ्टर दी 26th ईयर। मतलब 26 साल बाद वापस आ रखी है। ठीक है, मतलब मैंने बताया था ना शायद अराउंड 1998 में शायद इनकी सत्ता खत्म हुई थी बीजेपी की, उसके बाद आम आदमी पार्टी की जब से चली आ रही थी। अच्छा, आगे क्या बोला गया, जो आपकी रेखा गुप्ता जी हैं 50 वाज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 8th दिल्ली असेंबली इन द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग ऑन द वेडनेसडे। सी वाज स्वर्न एज द 9th दिल्ली सीएम। ठीक है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके सारे यूटीज में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो जो गुप्ता जी हैं बिकम्स द 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 4th चीफ मिनिस्टर है वो, उसमें वुमेन कैटेगरी में 4th चीफ मिनिस्टर बनी है। बाकी 3 कौन सी पहले, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए। एक तो अभी जस्ट अतिशी जी जो अभी अभी उसके वजह से हो गई थी, सबसे पहली कौन थी, सुषमा स्वराज थी, और उसके बाद कांग्रेस की लीडर एक थी जिनका नाम था शीला दीक्षित जी। ठीक है, शीला दीक्षित जी ने बताते कि बहुत अच्छा काम किया था, मतलब दिल्ली जो उनके टाइम पे थी ना, वो एक नई दिल्ली या फिर जो आधुनिक दिल्ली जो कैपिटल होनी चाहिए लिटरली वो थी। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे कई सारे न्यूज आर्टिकल्स ये भी निकल के आए, क्योंकि अब बीजेपी यहाँ पे जीत चुकी है, तो बीजेपी के पास अब कई सारे वो भी हैं चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे आपको दिल्ली में भी पॉल्यूशन वाली बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है ना। इसी के साथ उन्होंने कई सारे इंसेंटिव्स भी दे रखे हैं कि भैया हम सब्सिडी के तौर पे इतने रुपए देने वाले हैं, इतने रुपए देने वाले हैं। सो देखना होगा कि उन सारी चीजों को मतलब मद्देनजर रखते हुए, वो सारी चीजों को मैनेज करते हुए आप कैसे बीजेपी दिल्ली का एक नया नक्शा बना के लेके आती है। लोगों को उम्मीद है कि जैसा शीला दीक्षित जी ने किया था वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं तो 21 ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें द हिंदू का एक आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे मेंशन है कि भैया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ी साइन डील की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा साइन किया जाता है, जो कि अराउंड 1917 करोड़ का रहता है, जिसमें भैया 2 चीजों की प्रिक्योरमेंट की बात की गई है। पहला है आपके रेडियोस और दूसरा है फोर्क लिफ्ट ट्रक्स। अब भैया ये रेडियोस किस टाइप के लेने वाले हैं और फोर्क लिफ्ट ट्रक क्या होता है भैया, देखो फोर्क लिफ्ट ट्रक के बारे में बात करूं तो भैया ये काइंड ऑफ लॉजिस्टिक एक काइंड ऑफ ट्रक होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको अगर कोई भी हैवी इक्विपमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेसमेंट कराना हो। इसी के साथ ये सिर्फ लॉजिस्टिक के लिए नहीं, इनको आप मोल्ड भी कर सकते हो, इनके ऊपर आप कोई मशीन वगैरह है ना, तो एक टाइप से बोला जाए तो मल्टी डायमेंशनल ट्रक्स होते हैं। ठीक है, जिनकी काफी अच्छी रेंज होती है, काफी आप हैवी ट्रेन पे भी वर्क कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस रेडियो का आपको पता होगा कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये रेडियो डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड रहेंगे, जो कि हैक वगैरह नहीं किए जा सकेंगे। ऐसी कुछ बातें निकल के आई थी, जिससे रिलेटेड कंप्लीट डील साइन हो चुकी है। मतलब अब भैया ये बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे रिलेटेड अब कोई भी नेगोशिएशन नहीं होने वाले। आगे देख सकते हैं। अच्छा, ये दिए किसको जाएंगे, तो भैया जो रेडियोस है वो आपके दिए जाएंगे आईसीजी को, डेट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। अलॉन्ग विद दिस जो आपकी ट्रक्स वगैरह है वो भैया दिए जाएंगे आपके सारे को, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो उन तीनों के लिए आपके ट्रक्स बनके तैयार हो रहे हैं। आगे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, आर्टिकल में मेंशन है द कोस्ट गार्ड विल गेट 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस which will enable secure and reliable information sharing, collaboration and situational awareness through high speed data and secure voice communication। तो सारी चीजें जो भी स्पेसिफिकेशंस जस्ट अभी मैंने बताई वो सारी यहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड है। क्या भैया कि इनेबल कर देगा, सिक्योर रहेगा, सबसे पहले तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग रहेगा, कोलैबोरेशन रहेगा, सिचुएशन अवेयरनेस बता पाएगा, हाई स्पीड डाटा शेयर कर पाएगा, एंड सिक्योर रहेगी वॉइस कम्युनिकेशन भी। अंडर रुपीज कितने 1220 करोड़ डील साइन होती है विद दी डिफेंस पीएसयू। पीएसयू क्या है आपका जो पब्लिक यूनिट्स होती है ना, उनको बोलते हैं पीएसयू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दी प्रेजेंस ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस जो दूसरी डील हुई है अबाउट दी ट्रक, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द रुपीज 697 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी 1868 forklift trucks for the army, IAF as well as navy in turn was linked with the ACE limited and JCB India
लिमिटेड। सच ट्रक्स, अच्छा अब वो आपकी जो मतलब बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशंस वो क्या है कि भैया सच ट्रक्स विल असिस्ट इन वेरियस कॉम्बैट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। मैंने बोला था ना कि आपको अगर कोई मशीन वगैरह करनी हो तो आप इसके ऊपर मोल्ड कर सकते हो, अलॉन्ग विद दिस लॉजिस्टिक के लिए भी सपोर्टेबल रहेगा। बाय अवॉइडिंग मैनुअल हैंडलिंग ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ स्टॉर्म्स एंड थस एनहांसिंग द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्सेस। मतलब किसी भी हैवी टेरेन में भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। इनको भैया आंधी तूफान पहाड़ है ना कुछ भी बना रहे, दे डोंट केयर। आगे बढ़ते हैं 22 के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्मी ऑफ का। भैया देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा कि भैया इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मी आमने सामने बैठ के बात करती है, हाई लेवल टॉक होती है, जम्मू कश्मीर के पास होती है। और उसी के क्योंकि रीजंस जम्मू कश्मीर में ही जो इतने टेंशन देखने को मिल रहे हैं उसी की वजह से होती है। कहाँ पे? लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अच्छा भैया ऑफिशियल सेड द मीटिंग वाज एम्ड एट द पुशिंग पीस ऑन द एलओसी एंड टू अवॉइड बाय द कमिटमेंट मेड इन 2003 एंड 2020 सीजफायर एग्रीमेंट्स बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान आर्मीज। अब ये कौन से एग्रीमेंट थे, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2003 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि 1999 में जब ये कारगिल वॉर देखने को मिला था तो उसके बाद दोनों कंट्रीज बैठ के एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि भैया एलओसी के पास कभी भी कोई भी इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, कहीं पे भी गोली वगैरह नहीं चलाई जाएगी, है ना, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड वहां पे 2003 में एक कंप्लीट एग्रीमेंट साइन होता है, बट पाकिस्तान का तो कोई कभी मानना नहीं है तो वो वहां पे उसको वॉयलेट करते हैं। उसके बाद आपका अच्छा ये इसके पहले आपको एक और इवेंट याद रखना होगा कि 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक भी हुआ था, तो उसकी वजह से भी ये इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था कि भैया 2003 में आपको करनी ही पड़ेगी क्या, एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हम एक मौका देना चाहते थे पाकिस्तान को। आफ्टर डेट क्या होता है कि ये 20 में एक और सीज फायर डील होती है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बालाकोट स्ट्राइक वगैरह हुई थी ना उसके बाद की बात है ये। ठीक है, सो बालाकोट स्ट्राइक वगैरह होने के बाद इसकी बात है कि भैया बोला गया था कि एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगी, कोई भी साइबर वॉरफेयर जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अलॉन्ग विद दिस कोई भी आईईडी, ठीक है, एंड कोई भी बॉम्ब्स वगैरह, कोई भी स्कॉट वगैरह, इस तरीके की चीजें एक दूसरे की कंट्री में इन्फिल्ट्रेट नहीं कराएंगे। ये दोनों डील थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों चीजों को कैंसिल करता है ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट। एंड अभी भी भाई अगर आप देखो तो इस मीटिंग में ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आई कि कोई बड़ी डेवलपमेंट निकल के आई हो। अलॉन्ग विद दिस ऑफिशियल्स ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला, बस एक इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है। ठीक है, सो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का भी आप सेम आर्टिकल देख सकते हैं जहां पे मेंशन है कि भैया इंडिया पाकिस्तान होल्ड्स फ्लैग मीटिंग अलोंग एलओसी इन द जेएनके पुंछ एग्री टू ऑनर ट्रूस। ठीक है, ट्रूस मतलब ट्रू। ठीक है, मतलब जो भी सच्चाई रहेगी, जो भी सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। पुंछ में होती है। अब भैया 3 डिस्ट्रिक्ट अभी तक बहुत फेमस है, डेट इज पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड आपका एक और कोई था भाई, एक तो क्या पुंछ हो गया, एक राजौरी हो गया, आई फॉरगेट दैट नेम, है ना। अगर आपको किसी को याद है तो यार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, बाकी हो सकता है आगे आर्टिकल में मेंशन हो। सो द मीटिंग टुक प्लेस इन एन congenial atmosphere and both sides agreed to honor the ceasefire agreement in the larger interest of the peace on the borders। ठीक है, ये बात बोली जा रही थी लेकिन ऐसा कुछ निकल के नहीं आता। ठीक है, आप देखेंगे इस आर्टिकल में इंडियन पाकिस्तान हेल्ड अ ब्रिगेड कमांड लेवल फ्लैग मीटिंग एट द एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑन द फ्राइडे इन एफर्ट टू de-escalate tension after the several recent incidents in cross border firing and an IED अटैक। आईईडी आपको पता होगा कि छोटे टाइप ऑफ बॉम्ब होते हैं जिनका एक्सप्लोजन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एंड इनको शायद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा यार, टीवी वगैरह में जो कील वगैरह लेके और ये आइटम लेके बना लेते हैं आईईडी। ठीक है, तो उनको बोलते हैं आईईडी। तो एक ब्रिगेड कमांड लेवल की कंप्लीट मीटिंग होती है, जो कि बोला जाता है कि भैया ऐसी चीजें कुछ नहीं होंगी, है ना, उससे रिलेटेड मीटिंग होती है और बोला जाता है कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, डीएस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए, जैसे हम चाइना के साथ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कब तक होगा वो देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं आगे क्या मेंशन है। एट द 75 मिनट लॉन्ग मीटिंग देयर शेयर्ड अराउंड स्टार्टेड अराउंड 11 AM द इंडियन आर्मी डेलीगेशंस लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ द अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अपार्ट फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बाय टेररिस्ट एंड स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स एंड वेपन्स। तो भैया किन किन चीजों के खिलाफ हमने बोला है, तो भैया सबसे पहले तो हमने बोला है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करके दिखाया है किसके बारे में, कि भैया जो ये बॉर्डर पे फायरिंग होती है अननेसेसरली, आप फायरिंग क्यों करते हो। दूसरी बात इन्फिल्ट्रेशन की बात, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया जाता है किसके द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा। थर्ड स्मगलिंग होती है किस चीज की, नार्कोटिक्स के एज वेल एज वेपन्स के। तो इन सारी चीजों के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। ठीक है, इन सारी चीजों से, लेकिन आपको पता है यार होना कुछ नहीं है, एंड आगे आपको देखने को मिलेगा। सीजफायर वायलेशन अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन uncommon since January 2021 when the two countries decided to strictly adhere to the November 2003 border ceasefire. On the January 10 an IED blast along in the LOC in the Akhnur triggered by the militants killed an army captain and a jawan। ठीक है, तो जो मतलब ये जो 2000 आपकी जो बोला था ना मैंने
3 की एज वेल एज 2020 की जो पूरे एग्रीमेंट्स है वो सारे क्रॉस कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये 2000 आपको 21 में एक आईडी ब्लास्ट देखने को मिलता है जिसमें कैप्टन एज वेल एज एक जवान शहीद हो जाते हैं। अनदर सोल्जर्स वर इंजर्ड इन दी एक्सप्लोसिव, और भी सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं, है ना। एंड लास्ट में इसका कुछ कंक्लूजन भी निकल कर नहीं आता। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि 23 ऑफ फेब से उठाए गए हैं, जहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का आप आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया भूटान एंजॉय एग्जाम्पलरी टाइज ऑफ द फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एमई। ठीक है, अब देखो भैया इंडिया के अभी जितने भी नेबर्स की बात करी जाए, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो ना हाईलाइट कर दूं सबसे पहले। अभी अगर बात करें तो भैया इंडिया के जितने भी आप देखते हो आसपास के पड़ोसी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पाकिस्तान, मतलब ऐसा सच कोई हमारे अच्छे रिलेशंस है नहीं। बांग्लादेश अभी ऐसा सच कोई अच्छे रिलेशंस है नहीं। आप देखो नेपाल के साथ भी थोड़ा बहुत केस चला आ रहा है, ठीक है। उन्हें चाइना की इन्फ्लुएंस देखने को भी मिलती है उससे, लेकिन ऐसा इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा देख सकते हैं कि ठीक है चलो नेपाल एक थोड़ा सा हम सॉफ्ट कॉर्नर में रख देंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आप नीचे श्रीलंका देखो तो इसको भी हम इसी में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चाइना की इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी, बट ऐसा हमारे रिलेशन भी इतने वर्षन नहीं है, ठीक है। म्यांमार के साथ देखो तो वहाँ पे मिलिट्री coup देखने को मिलता है, तो ऐसा वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान के साथ बहुत ही छोटा है, तो भैया अफगानिस्तान के साथ खैर हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो वहाँ पे तालिबान वगैरह है। अलॉन्ग विद दिस चाइना के साथ तो ऑब्वियसली ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो कब चेंज होंगे और कैसे तरीके से चेंज होंगे वो नहीं बता सकते, क्योंकि बोला गया ना एलिफेंट और ड्रैगन वाली, वो आपने अगर वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है बॉस, ठीक है। उसमें मैंने विद प्रूफ दिखाया था कि कैसे चीजें जाती हैं आगे। आगे बात करूं तो अभी देखो आपसे बचता है एक भूटान, बीच में बचता है क्या भूटान, तो भूटान इज द ओनली वन यार जो कि बिल्कुल 100% लायबल है, ट्रस्ट वर्दी है। सिर्फ एक ऐसी कंट्री है हमारे पड़ोसी में जिसपे हम 100% यकीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया भूटान, अच्छा भूटान के बारे में और भी चीजें बताता हूँ, जैसे अगर किसी को नहीं पता तो भूटान सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यहाँ पे मोनार्क प्लस डेमोक्रेटिक चलता है, मतलब भैया इनके राजा भी है प्लस अलॉन्ग विद दिस इनके आपके पीएम भी देखने को मिलता है। अगर आपको पता हो तो राजा की अगर बात हुई है तो आपको याद होना चाहिए कि भैया अभी रिसेंटली दिसंबर में ही उनकी विजिट होती है, जो कि नीचे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द ऑफिशियल विजिट ऑफ दिस मैजेस्टी द किंग ऑफ द भूटान, ठीक है, उनका नाम लिखा हुआ है टू इंडिया। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं 5 to 6 दिसंबर 2024 के ही है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल पेज से उठाए गए हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो भूटान हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। अच्छा, जो भी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं रिलेटेड टू योर एनर्जी, एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रोडक्शन, डिफेंस वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपके किंग ही देखते हैं। एंड वहीं पे जितनी भी कंट्री के अंदर की चीजें होती हैं, मतलब जो हेड देखता है, जो गवर्नमेंट को संभालेगा, जो पार्लियामेंट को संभालेगा, वो सारी चीजें आपकी पीएम के द्वारा की जाती है। पीएम की क्योंकि ये विजिट थी तो उस विजिट में, अच्छा विजिट यहाँ पे थी सोल की, ठीक है। अब ये सोल क्या है ये आपको अगली स्लाइड में पता पड़ जाएगा। तो उस सोल की इवेंट में आपके बांग्लादेश के पीएम भी आते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ऑफिशियल विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द भूटान टू इंडिया 2021-2025, ये आप देख सकते हैं 22 फरवरी की कंप्लीट आर्टिकल है, और आपको अगले ही दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए 23 फेब की न्यूज़पेपर में मेंशन था, मतलब आर्टिकल्स में जो हमने पत्रकार में लगाए थे, ठीक है। सो देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द भूटान, ये आपके क्या है, तोबगे पेड एन ऑफिशियल विजिट टू द इंडिया 2021 फरवरी 2025 टू पार्टिसिपेट इन एन इनॉग्रल लीडरशिप ऑफ कॉन्क्लेव ऑफ द, अच्छा देखो सोल मैंने बोला था ना, सोल का ये फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पे, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। अब है क्या ये बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। आगे देखो विच वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इनोग्रेट की गई थी। अब ये सोल क्या है, सोल के बारे में समझ लेते हैं। इन इस की नोट एड्रेस फॉर द सोल, जो कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव here on the Friday the Bhutanese Prime Minister described Modi as a elder brother। अच्छा, वो मोदी साहब को अपना बड़ा भाई बोलते हैं। along with this वो खुद को उनको मेंटर भी बोलते हैं, मतलब वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि भैया आगे कैसे चीजें जानी है, उससे रिलेटेड इंस्पिरेशन से लेते हैं, किससे, मोदी साहब से, ठीक है। आगे and sought his guidance to help him contribute in the transforming public services in the neighboring country, ठीक है। तो neighboring country में public services में जैसे जैसे contribute कर सकते हैं उन सारी चीजों से related वो समझ लेते हैं from the PM मोदी। Without a doubt I see an image of an elder brother in you who always guides me and help me, ठीक है। तो किसी लीडर के लिए इतने बड़े शब्द बोलना यही अपने आप में बड़ी बात है। अलॉन्ग विद दिस ना उन्होंने सिर्फ इतने बड़े वर्ड बोले, अलॉन्ग विद दिस उन्होंने क्या किया कि भैया ये सारे के सारे वर्ड उन्होंने हिंदी में बोले थे। हिंदी में उन्होंने क्या बोला था वो भी पढ़ के बताऊंगा, जिसके कारण ये भी रिप्रेजेंट होता है कि भैया वो हमारी लैंग्वेज की और हमारे एथेनिसिटी की, हमारे ग्रुप्स की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, निसंदेह आप में एक बड़े भाई की छवि देखता हूँ जो सदैव मेरे मार्गदर्शन करते हैं और मुझे सहायता देते हैं, ठीक है। तो वो ये बात बोलते हैं, समझ गए, ओके। आगे भैया सोल की बात कर रहे थे, सोल क्या है,
तो देखो, द इनॉग्रेशन सेरेमनी जब होती है 2 दिन की कॉन्क्लेव की, किसके द्वारा होती है? पीएम मोदी के द्वारा। सर्व करा जाता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द लीडरशिप। जो सोल है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है लीडर को लिए, जो आप किसी भी फील्ड से हो सकता है आप आर्ट बहुत अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छे हो, आप किसी भी फील्ड में अगर अच्छे हो, आप किसी भी फील्ड में अगर बीइंग एज अ लीडर निकल के आ रहे हो, तो यू आर इनवाइटेड इन दिस कॉन्क्लेव। ठीक है, तो डाइवर्स डोमेन हो सकते हैं, जैसे कि डोमेन आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में हो सकते हो, स्पोर्ट्स में हो सकते हो, आर्ट, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, बिजनेस, सोशल सेक्टर, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज वेल एज इनसाइट्स। ठीक है, जहां से और कई लोगों को भी सीखने को मिलेगा। नोटेबल पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड द भूटान पीएम तोगबे who lauded India's leadership role in shaping governance and the public services। ठीक है, तो गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज के बारे में जो सारी चीजें बताई गई थी, मतलब क्योंकि वो एक ऐसा मेंटोर मानते हैं, तो उन्होंने काफी कुछ चीजें सीखी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 24th की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। अगर बात करूं तो द हिंदू का एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, व्हाई द हेल आर वी हेल्पिंग इंडिया। अब ये आर्टिकल वही है जो मैंने आपको भी रिसेंटली यूएस एड के बारे में बताया था। ट्रम्प साहब बोलते हैं कि भैया हम इंडिया की मदद क्यों कर रहे हैं, इंडिया के पास क्या पैसे की कमी है जो हम उनको पैसा दे रहे हैं। अच्छा, ये होता कब है? ये होता इसलिए है क्योंकि भैया एक डॉज करके एक आपका अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसके बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, है ना। तो डॉज करके एक जो अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको संभालते कौन है? जिसको संभालते हैं भैया आपके एलोन मस्क साहब। वो बोलते हैं क्या ना, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। किसके लिए? इलेक्शंस के लिए, लेकिन उनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो ट्रम्प मेक्स 5th स्टेटमेंट ऑन द यूएस एड ग्रांट बट नो क्लैरिटी ऑन द मनी ट्रायल्स। ठीक है, अच्छा, हालांकि ये मनी ट्रायल्स जो बात हो रही है आगे जाके बताया गया कि $21 बिलियन के अराउंड है। इंडिया टुडे का भी आपको कुछ ऐसा ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जहां पे मेंशन्ड है कि भैया डीपली ट्रबलिंग गवर्नमेंट आफ्टर ट्रम्प क्लेम्स यूएस इलेक्शंस इंटरफेरेंस इन इंडिया। ठीक है, तो यूएस इलेक्शन की कंप्लीट इंटरफेरेंस, कैसी इंटरफेरेंस थी, जस्ट अभी इसी वीडियो में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। पढ़ लेते हैं, नीचे जो लिखा है कि इंडिया हैज रेज्ड सीरियस कंसर्न्स ओवर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम दैट द यूएस एड allocated $21 million to influence its elections with the Ministry of External Affairs starting the matter is under examination by the relevant authorities। तो relevant authorities से बात करने के साथ ही, ठीक है, अब क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी विजिट हुई थी, तो बोला जा रहा था कि भैया, मतलब लास्ट में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का मानना ये था कि भैया क्योंकि ये पीएम मोदी की विजिट थी, एंड पीएम मोदी जब वहां पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये खेला कुछ ऐसा है कि भैया पीएम मोदी के कहने पे ही ट्रंप ने अब इस बात को ऊपर क्लोज ऊपर बोल सकते हैं कि मतलब नजर बैठाई है। अदरवाइज पता सबको था, लेकिन एज सच इसको न्यूज में लेके आना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूज में लेके आएंगे तो भैया पता पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ की डिप्लोमेसी या कहाँ कहाँ की पॉलिटिक्स आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्योंकि अंदर ही अंदर बीजेपी को खत्म करने के लिए इतना सारा पैसा यूज किया जा रहा था, तो वो खत्म कर दिया। हालांकि इंडियन बोला जाए इलेक्शंस के लिए भाई ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडियन इलेक्शंस की अगर आप बात करो तो बिलियंस में रुपए खर्च होता है। ठीक है, इतना बड़ा इलेक्शन को कराना, इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इतनी आसान बात नहीं होती। ठीक है, सो बिलियंस ऑफ मनी खर्च होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 Feb के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यहाँ पे द हिंदू का आपको कुछ आर्टिकल देखने को मिलेगा, जैसे Our aim is to reach rupees 50,000 crore in the defense export by the 2029 says राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेड हैं, वो बोलते हैं कि भैया 50,000 करोड़ तक का हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है 2029 तक। ठीक है, 2029 तक डिफेंस फील्ड में। अच्छा, ये जो सारी सी बातें हैं, ये IIT मंडी जो आपकी है, ठीक है, IIT मंडी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस दिन यार उनका डे था। ठीक है, IIT मंडी डे था, तो उस दिन उसी टाइम वो सारी चीजें ये बताते हैं। ठीक है, कि भैया 2029 तक हम 50,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ ये बताते हैं कि भैया 88 परसेंटाइल की अभी हमारी क्या है, 88 परसेंटाइल तक की अभी हमारी खुद की सेल्फ सफिशिएंसी है इन दी इंडियन डिफेंस मार्केट। ठीक है, मतलब जो भी एम्युनिशन वगैरह है वो सारी चीजें हम बना रहे हैं 88 परसेंटाइल तक। ठीक है, जो एम्युनिशन वगैरह की बात की गई थी। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इज सेंटर टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इन द कंट्रीज टिकट्स द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर से। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर कर पाओगे। आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, चाइना कैसे आगे बढ़ रहा है? चाइना ने सबसे पहले क्या किया कि भैया इकोनॉमी उन्होंने कलेक्ट की। ठीक है, चाइना के, अच्छा एक आर्टिकल भी बहुत अच्छा था जो मैंने आपको अगर याद हो तो उस पर डाला था टेलीग्राम पे, जिसमें मैंने बताया था कि चाइना एंड इंडिया ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही इन दोनों को इंडिपेंडेंस मिलती है, एंड ऑलमोस्ट सेम टाइप के रिसोर्सेज भी थे। बट ऐसी क्या चीजें हैं जिस कारण चाइना हमसे तकरीबन 5 से 6 गुना आगे है और मुझसे पीछे है? एक जो उसका मेजर फैक्टर बताया जाता है, क्या वो डेमोक्रेसी है? आपको भी कैसा ही लगता है, आप बताओगे। ठीक है, अच्छा चाइना की मैं बात कर रहा था। हाँ, चाइना क्या करता है, अब चाइना ने भैया अच्छा खासा पैसा कर लिया। आप देखो ये टेक्नोलॉजी में यूएसए तक को पीछे छोड़ रहा है। आपको अगर याद हो तो अभी रिसेंटली क्या आया था, डीप सीक आया था।
डीप सीक ने भैया हिला दिया सबको, ठीक है। जो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते थे सब खत्म, सबको ही फिर डीप सीक की तरफ चला गया था, है ना। तो विद द टाइम अगर वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा करेंगे, इसी के साथ एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दैट इज 6th जनरेशन फाइटर जेट। हम अभी 5th जनरेशन तक नहीं बना पाए, उन्होंने 6th जनरेशन बना के डिस्क्लोज भी कर दिया, बता भी दिया दुनिया को कि भैया हमारे पास 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट भी है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड बात की गई थी। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना ये है कि भैया हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया 2025 क्या रहने वाली है, 2025 ईयर ऑफ रिकॉर्ड्स रहने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं इन द डिफेंस फील्ड, ठीक है। नॉट ओनली अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड, अभी आपने देखा ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी हम क्या देने वाले, उनको रेडियोस वगैरह प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। सो आवर एम इज टू रीच डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹50,000 करोड़ बाय 2029 सेज राजनाथ सिंह जी, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो 25th ऑफ आर्टिकल के मतलब जो अभी रिसेंटली ऊपर आर्टिकल देखे थे उसी का ये अब डिसइंटीग्रेशन है, जिसमें आप देखेंगे टू सपोर्ट दीज एफर्ट्स इंडिया इज फोकसिंग एंड डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। क्या क्या बना रहे हैं भैया, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी टू strengthen its defense capabilities and contribute to the national security and economic growth। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एज वेल एज डिजिटल टेक्नोलॉजी। और अभी रिसेंट आर्टिकल में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि भैया इससे रिलेटेड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स असाइंड की जाएंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो पहले की यूनिट है उनको तो रिवाइव करा ही जाएगा, उनको रिपेम्प्ट करा ही जाएगा, लेकिन जो ये सारी है मतलब जो भी AI से रिलेटेड होंगी, जो भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड होंगी, जो भी साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड होंगी, वो सारे के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स का भी प्रावधान रखा जाएगा। आगे बात करें तो राजनाथ सिंह एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मास्टरिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन द एनवेलपिंग लैंडस्केप ऑफ द वॉरफेयर। उन्होंने क्या बोला, राजनाथ सिंह जी ने बोला कि भैया जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज है जो कि नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर, ट्रेडिशनल वॉरफेयर जैसे घोड़े वगैरह पे वो करते हैं उनको भैया भूल जाओ, टैंक वगैरह पे भूल जाओ। अब जो आगे आने वाले हैं उनको हमें आगे करना होगा, मतलब उन चीजों में हमें मास्टर करना होगा। आगे आने वाले तो वॉर किस टाइप करेंगे, इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन में क्या मतलब, साइबर वॉरफेयर, ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं। AI बेस्ड वॉरफेयर रहेंगे, जिसको डिजिटल वॉरफेयर बोलते हैं, और साइबर वॉरफेयर, ठीक है। साइबर वॉरफेयर एक्जैक्टली आपका सेम सा ही होता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर सिर्फ डाटा का लीक होना था, और डाटा का लीक होना होता है, एंड वहीं पे साइबर वॉरफेयर आपकी डिवाइस का कंप्लीट कंट्रोल आ जाना, ठीक है। दोनों में बस माइनर डिफरेंस है, ऐसा और ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। आगे देखो, द पुश फॉर इंक्रीज्ड defense export is parts of India's broader strategy to enhance self-sufficiency in the defense sector. The government has achieved notable success in the area with 88% self-sufficiency in the ammunition production। ठीक है, मैंने जैसा अभी पहले ही बताया था कि भैया एम्यूनेशन प्रोडक्शन में हम 88% के भी सेल्फ सफिशिएंसी रखते हैं, मतलब इतना हम खुद कर सकते हैं। दिस ग्रोथ इज ऑल्सो ड्राइवन बाय द एक्सपोर्ट ऑफ द मेड इन इंडिया इक्विपमेंट टू वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग फिलीपींस, वियतनाम एंड आर्मेनिया, ठीक है। सो फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेच रखी है, वियतनाम को ब्रह्मोस बेच रखी है, आर्मेनिया को हमने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच रखा है, जिसके बेसिस पे ये सारे कब हुए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाने के बाद हमने बेचे। इस वजह से भी हम चाहते हैं कि भैया इसको हम और प्रोडक्शन करें, जिस कारण और हम एक्सपोर्ट कर पाए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपको पता होना चाहिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अच्छा, इससे कॉरिडोर से याद आया, आपको अगर पता हो तो फ्रेजेड कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। फ्रेजेड कॉरिडोर किसके लिए होते हैं, रेलवेज के वर्क फोर्स को, रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ डेडिकेटेड फ्रेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है। फ्रेज का मतलब वही होता है कि भैया सामान से रिलेटेड, है ना। एंड फॉर द इश्योरेंस ऑफ द पॉजिटिव and indigenization list are among the initiatives aimed at boosting indigenous defense production as well as exports, ठीक है। So the ministers call for the innovation and the technological advancement underscore the critical role that institutions like IITs can play in driving India's defense sector forward, ठीक है। क्योंकि IIT यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि भैया उस दिन क्या IIT मंडी का डे था। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको पता ही कि भैया IITs एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि आप देखें तो मोस्ट ऑफ द चीज IITs के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही बनती है, जैसे कि अभी जो ब्लड प्रूफ जैकेट की बात की जा रही है, ठीक है। 26 ऑफ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट 26 ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में द हिंदू का पहला आर्टिकल आपके सामने है, जिसमें लिखा गया है कि भैया यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम अपना इंक्रीज करने वाला है डिफेंस बजट, जो कि 2.5% हो जाएगा ऑफ द GDP ड्यूरिंग 2027 तक, ठीक है। 2027 तक आगे जाके भैया इसको 3% तक की भी बात की गई है, अभी बता देता हूँ। आगे जाके इसको 3% तक की भी बात की गई है, जो कि पहले हुआ करता था। अच्छा, क्या होता है, नाटो वगैरह बनने की बात क्या होता है, सारे इन्होंने जो भी यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने अपनी खुद की फोर्सेस करना बंद कम कर दिया था, एंड क्योंकि उनको ये श्योरिटी थी कि भैया यूएसए हमको बचाएगा। लेकिन अब यूएसए के जो स्टांस आपको देखने को मिल रहे हैं दैट आर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आपको EU दैट इज यूरोपियन यूनियन वर्सेस आपको ट्रंप देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दिस
मैक्रोन साहब बोल ही चुके हैं कि भैया हमें अपनी खुद की फोर्सेस बनानी होगी, अदरवाइज पता नहीं है कि कब हमारे ऊपर ही डंडा चलने लगे, है ना। वो बोल चुके हैं साफ साफ कि भैया यूरोपियन यूनियन को अपनी खुद की फोर्सेस को बनाना होगा, खुद की हमें सेफ्टी खुद करनी होगी। और ट्रम्प साहब ने भी कह दिया है कि भैया मैं इतनी देर तक आपको नहीं बचा सकता, अगर आप चाहते हैं तो भैया जो नाटो वगैरह है ये सब चीजें तब तक ही रहेंगी जब आप खुद भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आप जब मतलब खुद भी अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आप अगर खुद की सिक्योरिटी खुद करना चाहेंगे, तभी जाके आगे चीजें रहेंगी, तभी ये नाटो रहेगा, नहीं तो अकेले हम इन्वेस्ट करने नहीं वाले, ठीक है। आगे देखो, द डिसीजन इज टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग फॉलो कॉन्सर्न्स अबाउट द ग्लोबल इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट। ऑब्वियस सी बात है, जब हर कोई कंट्री अपने खुद के ये डिफेंस बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं आपको इंस्टेबिलिटी और थ्रेट्स के सिक्योरिटी थ्रेट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन उनके लिए भी भैया इंपॉर्टेंट है, उनको भी तो कहीं ना कहीं थ्रेट है, तभी उस वजह से वो भी अपने डिफेंस प्रोडक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं। द यूएस अंडर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिपोर्टेड अर्ज नाटो मेंबर्स टू इंक्रीज मिलिट्री बजट, ठीक है, यही बात बोला था ना अभी, यहाँ पे मेंशन्ड भी है, दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। सो द यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप हैज रिपोर्टेडली अर्ज्ड नाटो मेंबर टू इंक्रीज द मिलिट्री बजट टू इंश्योर यूरोपियन सिक्योरिटी, ठीक है। तो यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपको अपने मिलिट्री बजट्स को एनहेंस करना होगा, बढ़ाना होगा। Earlier this month, European leaders were surprised when the Trump administration made it clear that the continent must take on greater responsibility for their own defense. जो अर्लियर मतलब इसी मंथ के स्टार्टिंग में जब आपके ट्रम्प साहब ये बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कंट्रीज को लेकर कि भैया ये क्या हो रहा है, ऐसे आगे कैसे हो पाएंगी चीजें, ठीक है। इन रिस्पॉन्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इन रिस्पॉन्स स्टारमर जो यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है वो आपके यूके के भी करंट प्राइम मिनिस्टर है। emphasized that the UK must tough choice to prioritize national security। आपके जो यूके है उसके पास टफ चॉइसेस है, उनको अपनी सिक्योरिटी को पहले आगे रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने क्या बोला कि ये जो ये गवर्नमेंट है विल बिगिन द बिगेस्ट सस्टेन्ड इंक्रीज इन द डिफेंस स्पेंडिंग सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जैसे कि कोल्ड वॉर जो यूएसएसआर उसके और आपके रशिया के मतलब यूएसएसआर एंड आपका यूएसए के बीच चलता था, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका नाटो की फॉर्मेशन हुई, तो उस टाइम के वर्ल्ड वॉर की कोल्ड वॉर के खत्म होते के बाद अब पहला ऐसा देखा जाएगा यूके में कि भैया इतना ज्यादा डिफेंस बजट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 26 के अगर कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करूं तो भैया आपके जो पीएम मोदी साहब हैं वो किसमें जाते हैं, एडवांटेज असम 2.0 जो कि इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीपल चीजों के बारे में कंप्लीट सबमिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट सेशन कर चुका हूँ, है ना। इसी में अगर आपको याद हो तो मैंने एक थाईलैंड वाला वीडियो भी बताया था, है ना, थाईलैंड वाला वीडियो जो कि अराउंड 1K प्लस लोगों ने देख रखा है, ठीक है। सो पहला वीडियो उसका ये है, सेकंड वन वो थाईलैंड वाला वीडियो, तो आप दोनों को रेफर कर सकते हो, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो 27 ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ पे क्योंकि भैया कुंभ भी तो चल रहा था, तो भैया कुंभ भी अब खत्म होता है, तो ओवर 1.4 करोड़ ओवर 1.4 करोड़ पीपल टेकिंग होली डिप ऑन शिवरात्रि एज महाकुंभ ड्रॉस टू क्लोज, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन जब आपका जो महाकुंभ है वो खत्म होता है, तो उस टाइम 1.4 करोड़ पीपल ने क्या ली थी, होली डिप ली थी, है ना। मतलब वो जो वो है संगम है भैया, वहां पे उन्होंने डुबकी लगाई थी, ठीक है। सो न्यू दिल्ली के कुछ आर्टिकल्स, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदू डिवोटीज हैव वॉच्ड इन दिस सेक्रेड वाटर, मतलब आपका जो पवित्र पानी है, ठीक है। डेस्पाइट कंसर्निंग ओवर द ओवर क्लाउडिंग एंड दी वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, ये ओवर क्लाउडिंग और वाटर पॉल्यूशन आपको चीजें इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि एक तो वहां पे है इस वजह से भी, और दूसरा क्योंकि ये CNN का आर्टिकल है, ठीक है। अब समझ गए होगे मैंने क्यों हाईलाइट किया CNN को। आगे देखो, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग रैप्ड बाय द वेडनेसडे इन इंडियाज नदर्न स्टेट ऑन दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखो, followers have come to take a holy dip in the Trivedi Sangam. The consequences of the 3 holy rivers, the Ganga, Yamuna and the mythical सरस्वती। तो 3 गंगाओं का जो मतलब 3 जो पवित्र नदियां हैं उसका जो बोल सकते हैं कि संगम है, उसको ही बोला जाता है क्या, त्रिवेदी संगम, 3 रिवर का संगम। जो आपकी 3 रिवर कौन सी है, यमुना, गंगा एज वेल एज सरस्वती, टू प्यूरिफाई सिंस एंड टेक अनदर स्टेप क्लोजर टू द स्पिरिचुअल लिबरेशन, ठीक है। तो गंगा में यही मतलब यहाँ पे संगम में इसीलिए माना जाता है, जाना जाता कि भैया आपने आज तक जो भी पाप वगैरह किए हैं वो सारे यहाँ पे धुल जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, हर 12 साल में ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको महा बोलते हैं, मतलब कुंभ तो होता है, कुंभ आपका हर साल में होता है, और हर 12 साल बाद फिर आपका महाकुंभ होता है, ठीक है।
जस्ट एक फैक्चुअल डाटा है, आपको कुंभ क्यों कितने बड़ी हुई है भाई। अच्छा, कुंभ के रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड अभी सारे स्टेट्स आना बाकी है कि भैया इसने कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया यूपी की इकोनॉमी को, वो सारे स्टेट्स अभी हम कवर करेंगे। अच्छा, इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी आपको मैंने बताया था ना कि भूटान, भूटान के जब ये अभी विजिट वगैरह हुई थी तो भूटान के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फॉरेन डेलीगेट्स, एन नंबर ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं। इंडिया का ऐसा कोई भैया लीडर नहीं रहा जो यहाँ पे गया नहीं हो, ठीक है, हर कोई गया है, इंक्लूडिंग पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब कोई गया है, ठीक है। विच मीन्स ग्रेट एज इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द कुंभ मेला डेट्स हेल्ड एवरी 3 ईयर इन वन ऑफ द 4 सिटीज, ठीक है, तो 4 सिटी में से मतलब हर 3 साल में एक बार होता है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस यार, इससे रिलेटेड हर दिन ही एक आर्टिकल देखने को मिला था जब तक ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, जैसे आपको दिल्ली का स्टैम्पेड पता होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे त्रिवेदी संगम के पास ही कई ज्यादा भगदड़ मची आती है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि 2 जगह मची है, तो उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें निकल के आई। और आपका जो योगी साहब ने बोला भी था कि भैया सबको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा, ठीक है, तो वो एक अलग मतलब पॉलिटिक्स वाली चीज है, उसमें नहीं जाएंगे हम। आगे बात करते हैं 28 फेब के, डेट इज हमारा लास्ट, ठीक है, लास्ट अभी 2 स्लाइड्स और बची हुई हैं। तो 28 फेब का जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे उसमें पहला आर्टिकल था हिंदू का, रशिया सेज एनेक्स्ड यूक्रेनियन टेरिटरी इज नॉन नेगोशिएबल। तो भैया रशिया बोल देता है कि भैया जो हमने टेरिटरी हासिल कर ली हम वो किसी को नहीं देने वाले, वो नॉन नेगोशिएबल है, आपको जो भी बात करनी है उसके अलावा करो, लेकिन वो टेरिटरी तो हमसे कोई लेने से रहा, ठीक है। सो द टेरिटरीज विच हैव बीन सब्जेक्ट्स ऑफ द रशियन फेडरेशन which are inscribed in our country's constitution are an inseparable part of our country। जो भैया कंट्री हमने या फिर जो एरिया हमने ले लिया है वो अब इनसेपरेबल पार्ट हो गया हमारी कंट्री का, वो हमारी कंट्री का हिस्सा है और उसको हमसे लेने का कोई भैया सोचना भी नहीं, ठीक है। सो ये कौन बोलता है, क्रेमलिन के स्पोक पर्सन बोलते हैं। आगे देखा तो डेज आफ्टर Trump initiated peace talks to end the Russia-Ukraine conflict and held lengthy conversation with both his counterparts. Kremlin on Thursday ruled out any negotiations over the states of the 5 Ukrainian territory it claims have annexed, despite not fully controlling 4 of them। मतलब भैया जब भी मैंने बोला ना ट्रम्प साहब बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मेंशन है, जब भी कभी ये बात वगैरह होती है तो लॉन्ग कन्वर्सेशन वगैरह निकलती है, यहाँ पे लेंदी कन्वर्सेशन वगैरह होती है, लेकिन ट्रम्प बिल्कुल मतलब जो पुतिन साहब की तरफ से मतलब रशियन एम्बेसी की तरफ से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया जाता है कि जो 5 टेरिटरी हमने कब्जा कर लिया है, जिसके ऊपर 4 के ऊपर हमारा पूरा कब्जा है, ऑब्वियसली 5 में आपका क्रीमिया है, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई भी नेगोशिएट होगा ही नहीं, ये भैया इनके ऊपर कोई बात करने वाली बात ही नहीं है, हमने बोल दिया ये कंट्री का विषय है, कंट्री का हिस्सा हम नहीं तोड़ने देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना भैया। ग्रेटर 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 रशिया या फिर उर्फ यूएसएसआर, जिसको मैं अपने सेशन में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, है ना, ग्रेटर रशिया या फिर यूएसएसआर, ठीक है, उसको हम बता चुके थे, हमने बताते कि ग्रेटर रशिया बनना चाहता है, ग्रेटर अपना आपका यूएसए बनना चाहता है, ग्रेटर इसराइल भी बन के ही रहेगा, ठीक है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है अभी एज ऑफ नाउ एटलीस्ट 4 साल तक, तो अगर चाइना यहाँ से कुछ करता नहीं है, क्योंकि अभी भी है चाइना ने भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ा दिया है, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड जस्ट जैसे ही वीडियो जाएगा तो उससे रिलेटेड भी एक नया वीडियो बन ही रहा है ना, ऑलमोस्ट उसका कंटेंट रेडी है, तो उसको रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भैया अभी ये जो चाइना है अब वो एक नया वर्ल्ड लीडर निकल के आएगा, ठीक है, अब हिस्ट्री अपने आप को दोबारा से रिवॉल्व कराने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के कुछ आर्टिकल जो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, तो भैया यूक्रेन के लिए मना ही कर दिया था कि भैया आप भूल जाओ नाटो वाटो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला नाटो वाटो, एंड इससे रिलेटेड कंप्लीट मैंने प्रेडिक्शन, मतलब मैंने क्या, जो आपके जियोपॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने 2022 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम कि यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, इवन वो अपने रेयर अर्थ मेटल्स की भी डील उन्हें साइन करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, भले ही उनको यूरोपियन यूनियन कितना ही सपोर्ट कर रहे, लेकिन वो एज अ लोन है, और वो सपोर्ट भाई उस लेवल तक नहीं कर सकते जितना यूएसए कर सकता था, यूएसए ने तो सारी मिलिट्री एड सब कुछ स्टॉप कर ही दिया है इवन एज ऑफ नाउ, ठीक है, मतलब अभी की न्यूज है कि सारी की सारी उन्होंने एड खत्म कर दी है, ठीक है। आगे देखो, Trump made it clear to the Ukraine President Zelensky and Europe too that Kyiv should forget about the NATO as it was the prime reason due to which the war eventually started। ठीक है, तो आप नाटो के बारे में तो ये भूल ही जाओ, क्योंकि नाटो सिर्फ एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपका वॉर स्टार्ट हुई थी, वो मतलब एक की प्राइम रीजन है। आगे देखो 28 फेब का एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहाँ पे भैया ट्रम्प साहब यूरोपियन यूनियन के खिलाफ सीधे सीधे दिखाई देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि भैया ट्रम्प साहब क्या कर देते हैं, ट्रम्प साहब यूरोपियन यूनियन जो कभी एक ही बताइए हिस्सा माना जाता था इनको, है ना, एक ही हिस्सा, क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो तो यूरोपियन यूनियन में अराउंड 27 कंट्रीज है, एंड उन 27 कंट्रीज में अराउंड 23 कंट्रीज आपका नाटो का मेंबर है, ठीक है, और नाटो का हेड तो आपको पता ही है भैया यूएसए है, ठीक है। आगे देखो, तो इस आर्टिकल में कंप्लीटली मेंशन था कि भैया ट्रम्प साहब है वो स्लैप कर देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं सीधे यूरोपियन यूनियन को विद 25% टैरिफ, ठीक है, तो भैया टैरिफ अब
यूरोपियन यूनियन पे भी लग चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके रेसिप्रोकल टैरिफ में ही अब कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। सो ब्लॉक वोज टू विगरसली फाइट बैक, ठीक है। इससे रिलेटेड मल्टीपल यूरोपियन लीडर्स की भी टिप्पणियां आई थी बाद में, ठीक है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कमेंट किया था, बट ट्रम्प को भाई अभी एज ऑफ नाउ रोकने वाला तो कोई नहीं है, ये भी कंप्लीट लग चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था अगले, जब मतलब ट्रम्प साहब ने अपनी खुद की ट्वीट में बताया था कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो दिखा रहा है कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, मतलब सीधी सी कहने का मतलब ये है कि भी ये बिल्कुल ही अब खिलाफ खड़े हो चुके हैं टू द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ये चाहते हैं कि अच्छा यूरोपियन यूनियन का दिखा रहा था कि भैया मैंने यूक्रेन को मदद कर रहा हूँ, लेकिन साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहे थे, ये भैया रशिया से बहुत सारे ऑयल गैसेस है ना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था एंड वो वही पैसा दोबारा से किस में लगा रहे थे, रशिया यूक्रेन वॉर में लगा रहे थे, ठीक है। तो ये भी किसके द्वारा खुलासा किया गया, आपके ट्रम्प साहब के द्वारा किया गया, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट वर्सेस देखने को मिल रहा है ट्रम्प वर्सेस यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सो बस यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। 28 की कंप्लीट हो गया है, 1 फेब से लेकर 28 फेब तक। अब भैया आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्पीड लेके चला था क्योंकि हमको बहुत कुछ कवर करना था, है ना, मतलब बहुत कुछ है भाई, देख रहे हो कितनी सारी स्लाइड्स हो गई, और सारे नोट्स आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फीडबैक भाई प्लीज जरूर देना, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम सारे हर मंथ की रिवाइज कर लिया करें, ठीक है, इस मंथ तो क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, आज आपको 6 फेब देखने को मिल रही है, लेकिन अगले टाइम से इसको मैं विद इन 3 डेज में अपलोड कर दिया करूंगा, है ना, हर मंथ की। अगर आप ऐसे चाहते हो तो भैया कमेंट कर देना, है ना, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस, क्योंकि बहुत अच्छा रिवीजन हो गया यार, मेरे को लगता है जैसा, ठीक है। सो अपने यार सजेशंस देना जरूर कमेंट सेक्शन में। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम अमेजिंग कंटेंट।